दीदी, आप सालों से सादा जीवन जी रही हैं, लेकिन अब आप ऐसे इंसान को ढूंढना चाहती हैं जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं। वह मेरे जीजा जी बनेंगे, और तो और वह 17 सेकंड के अंदर वक्त पर यहाँ पहुंच जाएगा। वक्त खत्म हुआ। वह कहाँ है? वाह, स्लाइडर से डिलीवरी देना क्या जीनियस है। तेल और बिजली दोनों की बचत हो रही है। अरे दीदी। हेलो पापा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी को संभालूं और उसका कानूनी वारिस बनूं? ट्रैफिक जैम? मुझे तो लगता है कि यह प्लेन क्रैश जैसा कुछ है। अभी आपसे बात नहीं कर सकता, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। अरे अरे अरे, शुक्रिया। तुम्हें अपनी पत्नी को शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। क्या क्या तुमने मुझे पहचानने में कोई गलती की है? तुम्हारा नाम शूजिंग है और तुम्हारी उम्र 23 साल है। 7 साल बाद तुम बनोगे 10 अरब डॉलर की कीमत वाले ग्रुप के प्रेसिडेंट। तुम मेरे असली हीरो हो। मैं भला गलती कैसे कर सकती हूँ? अर्थव्यवस्था वाकई खराब चल रही है, लेकिन अब लोग ऐसे जाल मेरे लिए बिछाने लगे हैं। ऐसी बातों पर वाकई कोई भी आसानी से यकीन नहीं करेगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं तुम्हारी भविष्य की पत्नी हूँ। पिछले जन्म में एक हादसे में मेरी मौत हो गई थी। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा दोबारा जन्म होगा। मैं जानती हूँ कि भविष्य में तुम किस मुकाम पर होगे। हम कभी न कभी जरूर साथ होंगे। इसलिए कृपया जल्दी से मुझसे शादी कर लो और हमारा परिवार शुरू करो। मैंने कमरा पहले ही बुक कर लिया है, वही जो पिछले जन्म में तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था, वाटर बेड वाला कमरा। वाटर बेड वाला कमरा? ये क्या बकवास है? हेलो पापा, मैं दरवाजे पर हूं। यहां कोई है जो हमारे शू परिवार के वंश को आगे बढ़ाना चाहता है। मैं बस अभी आ रहा हूं। आज तुम्हारे पिता तुम्हें कंपनी का कानूनी वारिस बनने के लिए फुसलाएंगे और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें फंसाकर जेल भेज देगी। कृपया उनके झांसे में मत आना। और हाँ, तुम्हारा भाई तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। अरे माफ करना, ग्राहक ने वक्त पर डिलीवरी मांगी है। अगर देर हुई तो मुझ जैसे 10 अरब डॉलर के प्रेसिडेंट के पैसे कट जाएंगे। अब मैं चलता हूं। दीदी, क्या यही वह इंसान है जिसे आप ढूंढ रही थी? क्या तुम्हें कोई शक है? तो वह भागने की हिम्मत कैसे कर सका? मैं अभी जाकर उसे पकड़ कर लाती हूँ। मुक्षुए, तुम धर्म में विश्वास रखती हो ना? हूँ। आप तो जांगझो की वह देवी हैं जिनका सब सम्मान करते हैं, और मैं आपकी सगी बहन हूँ, तो भला मैं क्यों नहीं मानूंगी? धर्म कहता है कि मेरा और उसका पिछले जन्म का रिश्ता है। अगर 15 मिनट बाद वह वापस नहीं आता तो समझो कि यह रिश्ता खत्म हुआ। जियन है, हम शू फैमिली बुद्धिस्ट मेडन से जो आशीर्वाद मांग रहे हैं वह बहुत शुभ है। अब कंपनी का बुरा दौर शायद खत्म हो जाएगा। बुद्धिस्ट मेडन का पूरे जांगजो रियल एस्टेट बिजनेस पर कंट्रोल है। हम और जांगजो के बाकी सभी परिवार बुद्धिस्ट मेडन के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने बुद्धिस्ट मेडन की सूरत तक नहीं देखी है। बुद्धिस्ट मेडन बहुत सख्त है, वो इन सब दुनियादारी से दूर है। हमारा बेटा इतने ऊंचे परिवार में यानी यू फैमिली का दामाद बन पाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। पापा, जो चीजें आपने मांगी थीं मैं ले आया हूं। शुक्रिया बेटा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें शू ग्रुप की जिम्मेदारी सौंप दूं। पापा, इतनी जल्दी? क्या आप अभी रिटायर होने वाले हैं? दरअसल मैं तुम्हारे छोटे भाई के लिए एक रिश्ते की बात कर रहा हूँ।
तब तक यह ग्रुप तुम्हें संभालना होगा। ये लीगल अग्रीमेंट है, इसे देखो। आज तुम्हारे पिता तुम्हें फुसलाकर कंपनी का मालिक बनाना चाहेंगे। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें जेल भेजने की साजिश रचेगी। मेरी बात मानो, तुम राजी मत होना। और हाँ, तुम्हारा भाई, वह कुछ करेगा। पापा, इस अग्रीमेंट में शेयर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है क्या? प्रिंट होना रह गया है। श्याओजिंग, तुम गलत समझ रहे हो। सिर्फ जिम्मेदारी देना और अधिकार न देना, भला ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर एक और कागजात है। तुम्हारा भाई शू यूवei, उससे नशे में एक हादसा हो गया है। उसकी गाड़ी से किसी को चोट लगी है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस गवाही पर साइन कर दो कि वह गाड़ी तुम चला रहे थे। पापा, शराब पीकर गाड़ी चलाना और भाग जाना, इसके लिए जेल जाना पड़ता है। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपके उस नाजायज बेटे का जुर्म अपने सिर ले लूं? तुम क्या कह रही हो? कौन सा नाजायज बेटा? वह तुम्हारा भाई है। भाई उसे कहते हैं जो एक ही मां से पैदा हुआ हो। वह तो आपके धोखे का नतीजा है। मैं उसे कैसे अपना सकती हूं? मैंने वकील से बात कर ली है। वकील का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा 3 साल की जेल होगी। जब तुम 3 साल बाद बाहर आओगी तो मैं कंपनी में तुम्हारे शेयरों को बढ़ाकर 3% कर दूंगा। उसके बाद यह कंपनी तुम्हारी ही होगी। 1 साल की जेल और उसके बदले सिर्फ 1% शेयर। आप वाकई बहुत दरियादिल हैं। क्या ये काफी नहीं है? अगर कम है तो मैं और बढ़ा दूंगा। मैं इसे बढ़ाकर 6% कर दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मुमकिन नहीं है। ऐसा अच्छा मौका बार बार नहीं आता। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं यह अच्छा मौका अपने भाई को देने के लिए तैयार हूं। रुको, तुम्हारा भाई अभी बहुत जल्द जियांगजो से शादी का प्रस्ताव रखने वाला है। यह बात पूरे परिवार की इज्जत का मामला है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ब्रदर जिंग को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मुझे खुद जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए। माँ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे सरेंडर करने के लिए ले चलिए। जियनहे, अरे युवे, तुम्हारी और उस लड़की की शादी पूरी तरह से तय हो चुकी है, तो तुम जेल कैसे जा सकते हो? यह तो मेरा और शूजिंग का निजी मामला है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रुको, अगर तुमने आज इस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो अंजाम तुम जानती हो। कैसा नतीजा? सिर्फ इसलिए कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूं, मुझे तुम्हारे बेटे के गुनाहों की सजा भुगतनी चाहिए। उस समय मैं अपनी हर क्लास में नंबर 1 आता था, लेकिन तुमने मुझे पढ़ाई छुड़वाकर अपनी मदद करने को कहा। और नतीजा क्या निकला? जब मेरी मां चली गई तो तुम अपने उस नाजायज बेटे को अपने पास ले आए, उसे काबिल बनाने के लिए, और मुझे अपना गुजारा करने के लिए डिलीवरी करनी पड़ती है। तुम्हारे बंगले में अकेले उसके पास 5 कमरे हैं, लेकिन मेरे पास तो अपना टूथब्रश और तौलिया तक नहीं है। यहां तक कि खाना भी पहले तुम्हारे कर्मचारी खाते हैं, और जब वो खा लेते हैं तब बचा कुचा खाना मुझे मिलता है। अब जब सजा काटने की बारी आई है तो सबसे पहले मेरी याद आई है। जियनहे, माँ, अब रहने भी दो। मैं नहीं चाहता कि ब्रदर जिंग परेशानी में पड़े। मैं अभी पुलिस के पास जाता हूँ। अरे युवे, तुम्हें बहुत जरूरी काम है, और फिर गलती किससे नहीं होती, है ना? मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। नमस्ते ब्रदर इन लॉ। तुम्हारा ब्रदर इन लॉ कौन है? कृपया गाड़ी में बैठिए। ब्रदर इन लॉ, 10 करोड़ डॉलर का दहेज हवेली में आपके लिए तैयार है।
आपको एक नया बाउलेम ऑर्डर मिल गया है। एक $100 करोड़ का दहेज। मैं अपनी मां को विदा करते वक्त इतना बड़ा लिफाफा कभी नहीं देता। बहन, वह एक $100 करोड़ का दहेज नहीं चाहता। इसके बजाय वह फूड डिलीवरी करने जा रहा है। वह ऐसा इंसान नहीं है जो पैसों के पीछे भागता हो। तो फिर उसे क्या पसंद है? या फिर क्या तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है? रिश्ता खत्म हुआ है या नहीं, ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। मुझे वाटर बेडरूम का कार्ड दो। बहन, तुम कार से उसका पीछा कर रही थी, फिर खाई में क्यों कूद गई? आसपास सब पुराने पेड़ हैं, ये सब हमारा पहाड़ है। अगर कुछ टूट गया तो कोई हर्जाना नहीं देगा। वो औरत आखिर कहां से आई है? क्या यह कोई साजिश है? लेकिन वो कुछ बातें उसने बिल्कुल सच कही थी। यह कोई साजिश नहीं है। मैं तुम्हारी वही पत्नी हूँ जो पिछले जन्म से वापस आई हूँ। मैं तुम्हें एक बच्चा देना चाहती हूँ ताकि पिछले जीवन की कमियों को पूरा कर सकूं। नहीं, तुम ऊपर कैसे आई? मैं पहाड़ से नीचे कूद कर आई हूँ। क्या तुम्हारे पिता तुम्हें कंपनी का मालिक बनाने के लिए फुसला नहीं रहे? तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें फंसाना चाहती है। हाँ, मेरा भाई भी बेचारा बनने का नाटक कर रहा है। बेचारा? वो बेचारा नहीं है, वह किसी को भेजकर तुम्हें खत्म करवाना चाहता है। पिछले जन्म में उस हादसे की वजह से तुमने अपना एक पैर खो दिया था, वरना तुम्हारी कामयाबी हजारों करोड़ के प्रेसिडेंट से कहीं ज्यादा होती। तुम बस बकवास कर रही हो। बड़ा प्रेसिडेंट बनना तो दूर, शू यूवे जैसा डरपोक इंसान, क्या वह मुझ पर हमला करवाने की हिम्मत करेगा? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? पिछली जिंदगी की तरह ही वह अभी भी मुश्किल समय में मेरी रक्षा करता है। मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। कपड़े गंदे होने से कुछ नहीं होता। तुम सलामत हो, बस इतना ही काफी है। मैं इसे माफ नहीं कर सकती, बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। बहन, क्या तुम और बहन के पति ठीक हो? छोड़ो भी, बहन का पति और मैं बस थोड़े से कपड़े गंदे हुए हैं, टक्कर नहीं हुई। हमारे यू फैमिली पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी उसे गाड़ी से बाहर खींच कर निकालती हूँ, चाहे उसका जो भी हाल हो। मुझे देखने दो कि आखिर उसकी हिम्मत कितनी बड़ी है। आखिरकार तुम्हारे भाई ने तुम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की ना? शू यूवे, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वह अभी हादसे का शिकार हो गया होगा? गाड़ी में कोई नहीं था। उसने किसी और के जरिए बिना ड्राइवर वाली तकनीक का इस्तेमाल किया और फिर पुलिस में शिकायत कर दी ताकि कोई और उसकी जगह जेल जाए। अरे यार, ये तो हद है। मुझसे टकराता तो ठीक था, लेकिन अगर तुमसे टकरा जाता तो क्या मुझे तुम्हें पैसे देने पड़ते? बहन, गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, भगवान का शुक्र है। लगता है इस गाड़ी को भी बहन का पति पसंद नहीं आया, जैसे इसमें जान आ गई हो और खुद ही टकरा गई। बिना ड्राइवर वाली गाड़ी, तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। इसे मैं खुद संभाल लूंगी। तुम पहले कमरे में जाकर मेरा इंतजार करो। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप क्यों बीच में पड़ रही हैं?
तुम्हारी खाने की डिलीवरी का समय खत्म होने वाला है। बहन के पति, चलो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम अंदर चलो। पिछली जिंदगी में तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और मेरी रक्षा की। उसी ने मुझे आज वह बनाया है जो मैं हूं। इस जिंदगी में तुम्हारी रक्षा करने की बारी मेरी है। वो सारे अपराधी जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन सबको सजा मिलेगी। बहन, मैंने आपके बहन पति को घर पहुंचा दिया है। आपने मुझे जिस आदमी का पीछा करने को कहा था, वह इस होटल में आया है। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। बहन, ऊपर बहुत भीड़ है, चलिए हम साथ में ऊपर चलते हैं। तुम्हारे बहन पति का मामला सुलझाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। मैं बस अभी वापस आता हूं। सुना है आजकल लॉर्ड टाइगर का सिक्का जियांगजो में खूब चल रहा है। उनका कारोबार काफी बड़ा हो गया है। हाँ, ये तो है। कौन हो तुम? अंदर जियांगजो और बिग ब्रदर सब मीटिंग कर रहे हैं। बाहर के लोगों को अनुजबी IBN से बाहर के लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये कौन है? नहीं जानता। वह मेरी टीम से भी नहीं है। इसे अंदर आने किसने दिया? वह अकेली आई थी। मुझे लगा वह बिग ब्रदर के साथ होगी। नैनफो टेम्पल, शूजिंग को टक्कर किसने मारी? तो टक्कर मैंने मारी। क्यों? क्या कर लेगी? बाबूजी, जी बॉस। क्या मामला है? बिग ब्रदर, आपने मुझे जिस डिलीवरी वाले को सबक सिखाने को कहा था, उस काम को इस औरत ने आकर खराब कर दिया। क्या हुआ? तुझे चैन नहीं है ना? हो? क्या तू हम सबके साथ मौज मस्ती करना चाहती है अपना मनोरंजन करने के लिए? बता। वह बदनाम और खतरनाक यू फैमिली परिवार की लड़की नीचे खड़ी है। यू फैमिली परिवार की छोटी बेटी बेहद क्रूर है। बड़ी बेटी भी पत्थर दिल है। छोटी बेटी नीचे है। तो क्या आप वही नैनफो टेम्पल शहर की रहस्यमयी यू फैमिली बुद्ध कन्या है? नैनफो टेम्पल, क्या तुम्ही ने शूजिंग को टक्कर मारने के लिए आदमी भेजे थे? शू यूवेई ने उसे टक्कर मारने के लिए हमें पैसे देकर काम सौंपा था। मैं आपसे विनती करता हूं। मैं अभी संयम बरत रही हूं। मैं अपनी शपथ तोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे परवाह नहीं कि जियांगजो में तुम खुद को सबसे बड़ा डॉन समझो या कुछ भी, या सबसे मामूली इंसान। आज के बाद अगर शूजिंग का नाम भी सुना तो सर झुकाकर चलना। जिंगछिंग ग्रैंड होटल, एक 5 स्टार होटल में वाटर बेड वाला कमरा। क्या यह सच है या कोई मजाक? शूजिंग भैया, आपने शाओ युएर को किस किया है तो बड़े होकर आपको मुझसे शादी करनी होगी। ठीक है, जब शाओ युएर बड़ी हो जाएगी और लाल रंग का जोड़ा पहनेगी तब मेरी दुल्हन बनेगी। चाहे जो भी हो, पहले इसे वापस कर देता हूं।
शाओ यूअर मेरा इंतजार कर रही है। आज सुबह नैनफो टेम्पल के पास एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है। दोषी अभी फरार है और पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश रही है। माँ, पापा, क्यों ना मैं जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मैं नहीं चाहता कि ब्रदर जिंग और मुश्किल में फंसे। जियान है, हमें जल्दी करनी होगी। घबरा क्यों रही हो? पूरी दोपहर बीत चुकी है। उस लड़के को अब तक समझ आ गया होगा। वो मुझसे कभी आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? अगर उसने 10 मिनट के अंदर मुझे फोन नहीं किया तो वो पूरी जिंदगी के लिए मेरे घर का रास्ता भूल जाए। मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगा। माफ कीजिएगा, जिंगचिंग ग्रैंड होटल में डिलीवरी की कोई सर्विस नहीं है। अगर आप खाना देने आए हैं तो मेहरबानी करके मुझे दे दीजिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या यह आप ही के होटल का कमरा कार्ड है? आदरणीय ब्लैक कार्ड धारक, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है सर। 5 स्टार होटल की बात ही कुछ और है। इनका व्यवहार कितना अच्छा है। प्रेसिडेंट यू ने हमसे पहले ही बात कर ली थी। कृपया मेरे पीछे आइए। प्रेसिडेंट यू? कौन प्रेसिडेंट यू? बेशक, हमारे होटल की मालकिन यू चाओचिंग। जिंगचिंग होटल का एकमात्र SVIP ब्लैक कार्ड प्रेसिडेंट यू ने आपको तोहफे में दिया है। 5 स्टार होटल की मालकिन, क्या वह वाकई गंभीर थी? प्रेसिडेंट यू, मेहमान होटल पहुंच चुके हैं। उनका अच्छे से स्वागत करना। कमरे की सजावट कैसी चल रही है? शाओलियो, जिंकिंग नंबर 1 स्वीट क्या तैयार है? मेहमान किसी भी वक्त आते होंगे। मैनेजर वू, प्रेसिडेंट यू द्वारा बताई गई पसंद के अनुसार हम बारीकियों को सजा रहे हैं। अनुमान है कि 5 मिनट में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी वहां आती हूँ। जी सर, आप इस तरफ से आइए। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये वाटर बेड वाला कमरा क्या होता है? आप मजाक कर रहे हैं। प्रेसिडेंट यू ने कहा था कि यह आपकी सबसे पसंदीदा कमरे की स्टाइल है। जियान है, 10 मिनट पहले ही बीत चुके हैं। क्या तुम फिर से होन कर सकते हो? अगर बात नहीं बनी तो तुम सूजिंग के आगे थोड़ा झुक जाओ। हमारे बेटे के लिए बुद्धिस्ट मेडन से शादी का रिश्ता मांगने की बात टाली नहीं जा सकती। उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है। उसने सच में मुझे ब्लॉक कर दिया है। ये है। फोन भी नहीं लग रहा है। तो अब हम क्या करें? क्या सच में मुझे सजा काटने जेल जाना पड़ेगा? शांत हो जाओ, परेशान मत हो। ये लड़का भी ना जरूर फिर से बच्चों जैसी जिद कर रहा होगा। मैं किसी से मदद मांगता हूँ। नमस्ते, क्या मैं यू चाओचिंग से बात कर रहा हूँ मिस यू जी? कौन बोल रहा है? मैं शू जियान हूँ। नैनफो टेम्पल में मैंने आपको शादी का प्रस्ताव भेजा था, क्या आपको याद है? ओह, आप प्रेसिडेंट शू बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल याद है। मिस यू, क्या आपके पास समय होगा कि हम मिलकर शादी के बारे में बात कर सकें? जिंगचिंग ग्रैंड होटल आ जाओ। मुझे आपसे सिर्फ शादी के बारे में ही बात नहीं करनी है। ठीक है, हम अभी निकलते हैं। वो हादसा करने के लिए शू युवई ने हमें पैसे दिए थे। मैंने अभी मिस यू को फोन किया था। वो हमसे शादी की बात करने के लिए तैयार हैं। आपका मतलब है कि वो हमारे बेटे के मामले को सुलझाने में मदद करेंगी? उनके लिए तो ये बस एक छोटा सा काम है ना। लेकिन वो एक तपस्विनी है जो नियमों और मर्यादाओं में रहती हैं। उनके पास कोई भावना नहीं होती। पिताजी, क्या मैं सच में उन पर भरोसा कर सकता हूँ? खुद को कम मत समझो। माना कि वो धर्म को मानती हैं, लेकिन वो
भगवान में विश्वास रखती हैं, सन्यासी नहीं बनी है। उन्हें भी शादी और अपना परिवार बसाने की जरूरत है। अगर उन्होंने इस रिश्ते को मान लिया तो यह साबित होगा कि वो तुम्हें एक मौका देना चाहती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। पापा, लेकिन आपका सिर्फ मैं ही इकलौता बेटा नहीं हूँ। कहीं वो शादी हमारे भाई ब्रदर जिंग के लिए तो नहीं कह रही हैं? क्या शूजिंग आपकी बराबरी कर सकता है? एक मामूली डिलीवरी बॉय जिसे पूरे जियांगजो के रियल एस्टेट सेक्टर की यू फैमिली की बड़ी बेटी पसंद करेगी? हाँ, बस एक शर्त पर, अगर उसने पिछले जन्म में उसकी जान बचाई हो। माँ, आप ब्रदर जिंग के बारे में ऐसा मत बोलिए। जब तक प्रेसिडेंट यू ने इस रिश्ते को मंजूरी दी है, तब तक तुम्हें नैनफोर्ड टेम्पल वाले एक्सीडेंट के लिए किसी और को दोष लेने के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। यू फैमिली की ताकत से वो बस एक इशारे से सब कुछ शांत कर सकती हैं। शुक्रिया पापा, शुक्रिया माँ। मिस्टर सू, यह जगह जिंगचिंग स्वीट 9 एक के लिए एक खास डाइनिंग एरिया है। कृपया आप खाना शुरू करें। प्रेसिडेंट यू बस कुछ ही देर में आते होंगे। मैं यहाँ सिर्फ रूम कार्ड वापस करने आया हूँ। मैं और आपके प्रेसिडेंट यू बस इत्तेफाक से मिले थे। मुझे अपनी डिलीवरी के लिए भी निकलना है। डिलीवरी के लिए? मेरे बॉस का फोन आ रहा है। वह इंसान बहुत ही गुस्से वाला है। जरूर वह मुझे काम पर बुलाने के लिए फोन कर रहे हैं। हेलो हेलो, श्याओ शू बोल रहा हूँ। बॉस। श्याओ सू, इस महीने तुम बस अच्छे से आराम करो। तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस, माना कि मैं इन दिनों थोड़ा व्यस्त हूँ, पर डिलीवरी के काम में मैं पूरी मेहनत करूंगा। नहीं, वैसी बात नहीं है। कंपनी ने खास तौर पर तुम्हें 1 महीने की छुट्टी दी है। तुम्हें तुम्हारी पूरी सैलरी मिलेगी। नहीं, 3 गुना सैलरी। आप काफी समय से बहुत व्यस्त थे, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मैडम ने जो करने को कहा था मैंने वह कर दिया है। शूजिंग को छुट्टी दे दी गई है और सैलरी भी मिलती रहेगी। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। तुम्हारी इस कंपनी को मेरी बहन ने खरीद लिया है। अब से शूजिंग ही तुम्हारे असली बॉस हैं। लगता है कि मिस्टर शू की परेशानी अब सुलझ गई है। हो सकता है कंपनी में कुछ काम के बदलाव हुए हों। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे छुट्टी मिल गई। तो फिर अब खाना न खाने का भला क्या बहाना हो सकता है? आइए मिस्टर शू। जियांगजो के लिए उम्मीद के मुताबिक ही है। यह सबसे आलीशान होटल है। इसका रुतबा तो सच में देखने लायक है। यह तो बस बुद्धिस्ट मेडन की संपत्ति का एक ट्रेंडन छोटा सा हिस्सा है। एक बार तुम्हारी और उसकी शादी पक्की हो जाने दो, फिर तुम्हारे पास सब कुछ होगा। यूवे, तुम इतने प्रतिभाशाली हो। चाहे पेंटिंग हो, मूर्ति कला या नई खोजें करना, तुम हर चीज में माहिर हो। बुद्धिस्ट मेडन तुम्हें पसंद करने लगेगी। ये तो बस कुछ ही समय की बात है। हाँ, तुम उस घटिया शूजिंग जैसे नहीं हो। वो यहाँ क्या कर रहा है? लानत है, वो हादसे में बाल बाल बच गया। हेलो मेरे पति, क्या आपको खाना पसंद आ रहा है? ये सब आपकी पसंद का बनाया गया है। पति जैसा बड़ा शब्द इतनी आसानी से मत कहिए। खैर, दावत के लिए शुक्रिया, पर आपको मेरा नंबर और मेरी पसंद कैसे पता चली? उसे तो बचपन के मेरे पसंदीदा मसालेदार स्नैक्स का ब्रांड तक पता है। पिछले जन्म में मुझे आपका नंबर जुबानी याद था। सिर्फ पसंद की बात नहीं है, मुझे तो यह भी मालूम है कि आपकी पीठ पर एक काला तिल है। नहीं, आप तो मुझे लगता है कि आप मेरी जासूसी कर रही हैं। पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं?
मैं चाहती हूँ कि वे भी देखें कि आप ही वो इंसान हैं जिन्हें मैंने इस जन्म और हर जन्म के लिए चुना है। भगवान भला करे। जब तूने मेरा कांटेक्ट नंबर डिलीट किया था तब तो तू बड़ी अकड़ दिखा रही थी, अब किस मुंह से यहाँ पीछे पीछे आ गई? प्रेसिडेंट यू ने मुझे यहाँ बुलाया है। प्रेसिडेंट यू ने? क्या प्रेसिडेंट यू ने सच में तुम्हें बुलाया है? वे लोग तो हमारे परिवार के योवेई से शादी की बात करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे पूरे परिवार को बुलाया है। उससे शादी की बात? वह एक संस्कारी महिला है, कोई अंधी नहीं। ब्रदर, मुझसे जलना बंद करो। तुमने न केवल पिताजी का नंबर डिलीट कर दिया, बल्कि मेरे नाम का फायदा उठाकर मिस यू के होटल में मुफ्त की दावत भी उड़ाई है। लेकिन कम से कम खुद को थोड़ा ठीक से तो रखो, ताकि परिवार की बेइज्जती न हो और अपने भाई यानी मेरे रिश्ते में कोई अड़चन न आए। तुम्हें तो जेल जाने के लिए भी किसी और की जगह लेनी पड़ती है। तुम्हारी क्या हिम्मत कि मुझे नीचा दिखाओ? अपने भाई से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तू भूल गई कि मैंने तेरे लिए क्या नियम बनाए थे? अगर तुझे खाना खाना है तो तुझे तब तक रुकना होगा जब तक हम सब खा न लें, उसके बाद ही तू खा सकती है। खड़ी हो जा। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की? पापा, ये आपका घर नहीं है। आपके कायदे कानून यहाँ काम नहीं आएंगे। जाने दीजिए पापा। भाई खाना चाहते हैं तो उन्हें यहीं खाने दें। आखिरकार झूठा और बचा कुचा खाना खाते खाते एक बार अच्छा खाना खाना आसान नहीं होता। यूए, तुम अभी भी समझदार हो। हमें आज बहुत जरूरी काम निपटाना है। हम मिस यू पर कोई गलत प्रभाव नहीं डाल सकते। मैनेजर, प्रेसिडेंट शू, इसके लिए कुछ अच्छे कपड़े ढूंढो ताकि ये बदल ले। जरा देखो इसने किस तरह के कपड़े पहने हैं। क्या तुम लोगों ने उसे टोकने के बारे में नहीं सोचा? अगर इससे मिस यू पर बुरा असर पचा तो हम क्या करेंगे? प्रेसिडेंट शू, मिस्टर शू को हमारी सीईओ यू ने खास मेहमान के तौर पर बुलाया है। अगर वह साधारण कपों में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खास मेहमान? या प्रेसिडेंट शू, प्रेसिडेंट शू, आपने अचानक हमें खाने पर कैसे बुलाया? प्रेसिडेंट शू सर, भाभी सर, नमस्ते। पापा, यह सब क्या हो रहा है? पोगनी के साथ तुम्हारी शादी के जितने ज्यादा गवाह होंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। ओह, मैं समझ गया। जियांगझो के सभी नामी गिरामी लोगों को आपने यहाँ बुलाया है। वक्त आने पर फोगनी दूसरों का लिहान न भी करें तो आपका मान जरूर रखेंगी। उनकी हिम्मत नहीं होगी मेरी शादी से इनकार करने की। जी अनहे, आपकी प्लानिंग वाकई लाजवाब है। मेरे बेटे की शादी करीब है तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इस खुशखबरी को आप सब दोस्तों के साथ साझा करूं। प्रेसिडेंट शू, आजकल हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। अकुन को सुबह ही पक्का कर ले जाया गया। आपको अंदाजा नहीं है कि वो यू फैमिली फोगनी कितनी खतरनाक है। वह फोगनी अकुन ने उसके आदमी को नाराज कर दिया था। कहने को तो वह शाकाहारी और धार्मिक हैं और मोह माया से दूर रहती हैं, पर जब वह सबक सिखाने पर आती हैं तो उनसे ज्यादा क्रूर मैंने किसी को नहीं देखा। वह तो सच में एक भयंकर काली शक्ति की तरह है। आखिर हुआ क्या था? मैं संक्षेप में बताता हूं, बस एक बात याद रखें, जियांगझो में कभी भी उस इंसान से पंगा ना लें जिसका नाम शू जिंग है। उसके सामने नजरें झुकाकर चलने में ही भलाई है। नहीं लॉर्ड टाइगर, तुमने अभी क्या कहा? आज तुम्हारे घर में खुशियां आई हैं तो वो मनहूस बातें मत करो। प्रेसिडेंट शू जी का बेटा, आज ऐसी कौन सी लड़की है जो यहाँ शादी करके आ रही है? सच कहूं तो वो वही है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे।
यानी यू फैमिली बौद्ध कन्या। क्या यह सच है? मैंने कभी नहीं सुना कि बौद्ध कन्या शादी कर रही है। कई अमीर लोग उसके लिए तरसते हैं, पर वे उसकी एक झलक तक नहीं देख पाते। प्रेसिडेंट शू, क्या आपका बेटा एनसीस यह कर पाएगा? बौद्ध कन्या रुतबा नहीं देखती, वह तो बस किस्मत देखती है। यू वही बेटा, इन कुछ खास मेहमानों अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते लॉर्ड टाइगर, नमस्ते लॉर्ड नैन। अंकल, आप सभी को नमस्ते। अभी आप कह रहे थे कि अंकल कुन को पकड़ लिया गया है। उसे कब पकड़ा गया? मैंने कहा था ना, उस मनहूस बात का नाम मत लो। प्रेसिडेंट शू, यहां पर ये एक डिलीवरी बॉय क्यों बैठा है? शायद यह भी आपके घर की खुशियों में शामिल होने आया है। ये तो बहुत मजे से खा रहा है। लगता है प्रेसिडेंट शू को डर है कि खाना बच न जाए, इसलिए वो तुम्हारे हाथ इसे घर भिजवा रहे हैं। ये मेरा और मेरी पहली पत्नी का बड़ा बेटा है। बेशक ये यूए की बराबरी नहीं कर सकता। मैं इसे आज यहां इसलिए लाया हूं ताकि ये कुछ दुनिया देख सके। प्रेसिडेंट शू, तुम तो बड़े छुपा रुस्तम निकले। तुम्हें इतने सालों से जानता हूं, पर यह पता ही नहीं था कि तुम्हारा कोई बड़ा बेटा भी है। इतने बड़े प्रेसिडेंट शू का बेटा खाना डिलीवर करता है। तुम्हारी अपनी पहली पत्नी के साथ कितनी पुरानी दुश्मनी है? कौन जाने। इन्हें लॉर्ड टाइगर जी कहो। कल से लॉर्ड टाइगर के साथ काम करना, फिर ये डिलीवरी नहीं करनी पड़ेगी। मैं उम्र भर डिलीवरी करना पसंद करूंगा, पर किसी और को सर नहीं बुला सकता। शूजिंग, तुम लॉर्ड टाइगर से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम में बिल्कुल तमीज नहीं है? अच्छा, तो तुम्हारा नाम है शू। रुको, उसका नाम क्या बताया? उसका नाम शूजिंग है। वो मेरा और मेरी पहली पत्नी का बड़ा बेटा है। वह हमेशा से बाहर अकेला पला बड़ा है, इसीलिए उसे बात करने का सलीका नहीं है। तो लॉर्ड टाइगर, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। शू 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 जिंग, शू जिंग, वह शू जिंग है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सब जांगझो में बॉस हो या कोई भी मामूली गुंडे। आज के बाद अगर शूजिंग का नाम सुनो तो अपनी नजरें नीची रखना। लॉर्ड टाइगर, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? शूजिंग, जल्दी से लॉर्ड टाइगर से माफी मांगो। मैंने क्या गलत किया है? मैं माफी क्यों मांगू? प्रेसिडेंट शू, तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं किया, यह मेरी गलती है। आगे से मुझे सिर्फ छोटा टाइगर कह लेना। जीएन है, ये लोग क्यों सिर्फ शूजिंग का नाम सुनकर ही इतना डर गए? प्रेसिडेंट शू, बुरा मत मानिएगा, पर पूछना चाहता हूं, बुद्धिस्ट मेडन की शादी के लिए आखिर वो कौन सा बेटा है? ये तो कोई भी देख सकता है, सबके सामने। जाहिर है यो वही है, वरना क्या वह शूजिंग होगा? शायद मैंने ही नाम गलत याद कर लिया। शादी के कागज मैंने खुद जमा किए थे, उस पर यो वेई का ही नाम लिखा है, और भविष्य में यो वे ही हमारे शू ग्रुप का वारिस बनेगा। रही बात उसकी। ब्रदर, मुझे पता है तुम्हारे लिए सब आसान नहीं रहा। बस थोड़ा अच्छा खाना ही तो खाना था, लेकिन इस तरह से पिताजी को गुस्सा दिलाने की क्या जरूरत थी? ब्रदर, मैंने खाना पैक करवा दिया है, बाकी घर चलकर बात करेंगे। अब दफा हो जा, वरना देख लेना मैं तुझे दूसरी बार सबक सिखाऊंगा। भाड़ में जा तू। ब्रदर, मैंने तुम्हारे लिए अच्छे मन से खाना पैक किया, लेकिन तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? आखिर मैंने क्या गलत किया है? जियन है, जरा अपने बेटे को संभालो। शूजिंग, क्या ऐसा इसलिए है कि मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है और तूने मुझे सिर पर चढ़ा लिया है? मैं प्रेसिडेंट शू, जल्दबाजी मत कीजिए, यह सही नहीं है। अगर आप शूजिंग को मारेंगे तो ध्यान रहे, बड़ी मुसीबत हो सकती है। मैं अपने बेटे को सबक सिखा रहा हूं, इसमें क्या मुसीबत होगी?
पापा, क्या आप जानते हैं कि जिस दिन से नैनफो टेम्पल चला गया तब से क्या हुआ है? सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी जगह जेल जाने से मना कर दिया। उसने मुझे खत्म करने की कोशिश की। क्या ऐसी कोई बात है? हाँ, क्या मैंने कहा था कि तू मेरी जगह सजा काट? क्या मैं तुझे गाड़ी से कुचलना चाहता था? बिल्कुल नहीं। ये सब इसलिए क्योंकि तू मुझसे जलता है, क्योंकि मुझे बुद्धिस्ट मेडन का साथ मिला। तू जलता है कि पापा मुझे तुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। जियन है, यू वई के पैर में चोट लगी है। वह हमेशा हमारे पास ही रहा है। वह भला गाड़ी से किसी को कैसे चोट पहुंचा सकता है? क्या इसे समझना इतना मुश्किल है? उसने नशे में गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट किया जिसमें 2 चले गए और 2 घायल हुए। क्योंकि मैंने उसका दोष अपने सिर नहीं लिया, उसने उसी गाड़ी से मुझे कुचलना चाहा ताकि वह दोनों हादसों का इल्जाम मुझ पर मढ़ सके। बकवास बंद करो। साफ है कि हादसा सिर्फ एक ही हुआ था। माँ, चलिए यहाँ से, मुझे अस्पताल ले चलिए। मेरी अभी जो हालत है उसमें तो शायद बुद्धिस्ट मेडन के साथ रिश्ता भी ना हो पाए। युवे, तू फिक्र मत कर। तुझे जो भी तकलीफ हुई है तेरे पापा उसका इंसाफ करेंगे। जल्दी करो। सुजिंग, मैंने तो सिर्फ तुझे अपने भाई की मदद करने को कहा था, मदद नहीं की। वो तो ठीक है, लेकिन तू उस पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। मुझे तुझसे बहुत निराशा हुई है। अगर आज मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया तो सब लोग यही कहेंगे कि मैं भेदभाव करता हूं। पिताजी, क्या आपको लगता है कि कोई अपनी खुद की जान के साथ मजाक करेगा? बचपन से लेकर आज तक क्या आपने कभी एक बार भी मुझ पर भरोसा किया? क्या कभी एक बार भी मुझे अहमियत दी? क्या मैंने नहीं दी? 7 साल की उम्र से पहले ही आपने मेरे लिए नियम बना दिए थे कि मुझे खाने की मेज पर बैठने की इजाजत नहीं थी। आपने कहा था कि बचपन से ही ऊंच नीच का फर्क सीखना चाहिए। 13 साल की उम्र से पहले आपने कभी मेरी एक बार भी तारीफ नहीं की। मुझसे बस यही कहा कि अभी घर वालों से प्रताड़ित होना बाद में बाहरी लोगों के हाथों अपमानित होने से कहीं बेहतर है। जिस साल आप शू युवई को हमारे घर लेकर आए थे तब मैं 16 साल का था, और उसी साल से मुझे एहसास हुआ कि असल में बच्चे भी मेज पर बैठकर खाना खा सकते हैं, कि खुद से अपना बिस्तर ठीक करने पर भी आपसे तारीफ मिल सकती है, कि अगर वह गलती करे तो उसकी सजा मैं भुगत सकता हूं। आपके बुरे बर्ताव की वजह से मैंने कभी नफरत नहीं पाली, और न ही आपकी बेरुखी की वजह से मैं आपसे दूर हुआ। ब्रदर जिंग ने मेरी आंख पर मारा है। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी आंख की रोशनी चली जाएगी। पापा, ज्ञान है, बेटे की गलती के लिए बाप जिम्मेदार होता है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं अपने बेटे के लिए बदला खुद लूंगी। इतनी रौनक है, क्या आप इस होटल को तोड़ने वाले हैं? मिस यू, शू जियनहे ने हमें यहां भेजा है। अगर कोई गलती हुई हो तो कृपया हमें माफ कर दें। यू छाओचिंग, ये तो बहुत खतरनाक है। जरा खुद को देखो। मिस यू के होटल में तुम ये क्या तमाशा कर रही हो? क्या तुम यहाँ मजाक बनवाना चाहती हो? मिस यू, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। मैं इसकी तरफ से आपसे पहले ही माफी मांगता हूं। आपके और मेरे बेटे की शादी को लेकर हम पूरी ईमानदारी के साथ आए हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि कोई आपको परेशान न करे। तुम्हारे बेटे के साथ मेरी शादी? जी हाँ, यू वै। मैंने सोचा नहीं था कि असल जिंदगी में बुद्धिस्ट मेडन सोच से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत होंगी। मिस यू, मैं जानती हूँ कि आप धार्मिक व्यक्ति हैं और झगड़ों से दूर रहती हैं। अभी जो हुआ उस बेवकूफ इंसान की वजह से हमें गुस्सा आ गया था। जिस तरह से आपने कपड़े पहने हैं, लगता है शादी पक्की हो चुकी है। बिल्कुल सही, शादी तय हो चुकी है। दहेज का सामान बस आता ही होगा। दहेज? लगता है आपने पूरी तैयारी कर ली है। ये मेरा बेटा है, शू युवई। मैं जानती हूँ कि आपके लिए शादी का मतलब सिर्फ एक किस्मत का रिश्ता है जो जन्मों के लिए तय होता है।
आप दोनों पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को अच्छे से समझ लीजिए। माँ, आप मिस यू, आपका इससे क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह के बेकार इंसान को पसंद करूंगी? तुम्हारी बकवास किसी मंत्र की तरह खत्म ही नहीं हो रही। सुनिए, मुझे आने में देर हो गई। पति शब्द का जो यह टाइटल है, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा क्यों भला? क्योंकि तुम मेरे साथ वाटर बेड वाले कमरे में नहीं गए? मिस यू, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? जो शादी का प्रस्ताव मैंने आपको दिया था उस पर शू यू वेई का नाम लिखा है, शू जिंग का नहीं। भरोसा नहीं तो देख लीजिए। यह तो वाकई में कोई और ही है। लगता है मुझसे ही गलती हो गई। गलती हो गई तो कोई बात नहीं, बस आप एक बार फिर से नाम चेक कर लीजिए। तो असल बात यह है कि तुमने मुझे मेरा छोटा भाई समझ लिया था। मिस यू, चूंकि अभी अभी आपने मेरी मां को मारा है, अगर आगे चलकर हम शादी करने वाले हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी मां से माफी मांगें। माफी? जिस इंसान को मैं पसंद करती हूं वो ये है। अगर तूने दोबारा ऐसी बकवास की तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मिस यू, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रस्ताव पत्र पर सिर्फ मेरे बेटे का नाम लिखा है। अगर आपने इसे पूरा नहीं किया तो यह तो धोखा होगा। बाकी माफी मांगने की बात तो उसे छोड़िए। अनजान लोगों की गलतियां माफ की जाती हैं। मुझे धोखेबाजों और नियम तोड़ने वालों से नफरत है। क्या तुम्हारा बेटा ऐसा इंसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह शू जिंग है जो शायद किसी हादसे में शामिल है। अच्छा, शू जिंग शराब पीकर गाड़ी चलाने के एक एक्सीडेंट केस में फंसा हुआ है और यहां तक कि इसने हमारे यू वे पर ही आरोप लगा दिया कि उसने टक्कर मारी थी। ऐसा आदमी निश्चित तौर पर आपके लिए सही जीवन साथी नहीं है। यह औरत मुझ पर झूठ इल्जाम लगा रही है। हादसे का कसूरवार मैं नहीं हूं। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें इंसाफ दिला सकूं। एक खबर के अनुसार यह कोई व्यक्ति नैनफो टेम्पल के साथ हुए उस जानलेवा एक्सीडेंट के मामले से जुड़ा है। जांच के अनुसार आज सुबह तड़के नैनफो टेम्पल पर एक ही दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी द्वारा लगातार 2 सड़क हादसे हुए। पहली घटना में हादसा करने वाली गाड़ी ने 4 लोगों के एक परिवार को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की जान चली गई और 2 घायल हो गए। दूसरी घटना में उसी गाड़ी ने डिवाइडर से टकराकर विस्फोट कर दिया, जिससे आग लगने ही वाली थी। सुना तुमने? 2 हादसे हुए हैं। उसने लोगों को मार दिया और भागना ही काफी नहीं था। वो मुझे भी खत्म करने की कोशिश कर रहा था और सारा इल्जाम मुझ पर डालना चाहता था। पापा, सच में वो मैं नहीं था। हादसा करने वाली गाड़ी शू ग्रुप के नाम पर रजिस्टर्ड है। तड़के सुबह उस गाड़ी को कौन चला रहा था? इंस्पेक्टर साहब, सुबह के समय नानफो टेम्पल पर यही मौजूद था। इसी ने हादसा किया है। मैंने हादसा किया? अगर मुझ में सच में इतनी काबिलियत होती तो अच्छा होता, लेकिन अफसोस मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है और न ही मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। बकवास मत करो। जब तुम 18 साल के हुए थे तब मैंने तुम्हें एक गाड़ी खरीद कर दी थी और तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी भेजा था। आपने गाड़ी शू यूवेई को दी थी, मुझे नहीं। वो गाड़ी आपने उसे उसके जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। तो फिर तुम्हें इस तरह मासूम बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। जब तुम बालिग हुए मैं तुम्हें हर महीने खर्च के लिए कम से कम $1 लाख देता था। तुमने इतने सालों से पैसे बचाए होंगे, क्या तुम एक गाड़ी नहीं खरीद सकते या ड्राइविंग नहीं सीख सकते थे? जब मैं 16 साल का था और जब से आप शू यू वेई को घर लेकर आए थे, उसके बाद से मुझे आपकी तरफ से एक पैसा भी नहीं मिला। ली यून, इसे बताओ कि तुम इसे हर महीने कितने पैसे देती थी? मैंने नहीं दिए। मुझे लगा कि इसके पास कोई डिग्री नहीं है, न ही कोई हुनर है। मुझे डर था कि ये बिगड़ न जाए, इसलिए मैंने वो पैसे यूएई को दे दिए ताकि वो इसके लिए उन्हें बचा कर रख सके।
हम यहाँ संदिग्ध की पहचान की पुष्टि कर रहे हैं। कृपया मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। क्या तुमने गाड़ी से टक्कर मारी थी? उसके पास लाइसेंस नहीं है तो क्या वो गाड़ी नहीं चला सकता? उसने हमारे घर से गाड़ी की चाबी चुराई, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाई। यह तो और भी बड़ा जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब, वो सच में सुबह नैनफो टेम्पल पर मौजूद था, लेकिन वो गाड़ी उसके द्वारा नहीं चलाई जा सकती। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? वो मैं लाया था। मेरे पास अपना खुद का बनाया हुआ ग्लाइडर है जिससे हम नैनफोर्ड टेम्पल गए थे। ग्लाइडर? एक डिलीवरी बॉय जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती, वो ग्लाइडर उड़ाएगा? नैनफो टेम्पल की सारी सीसीटीवी फुटेज इस बात का सबूत दे सकती हैं, और इसके बजाय मेरे पास एक ऑडियो क्लिप है। बेहतर होगा कि आप सब इसे सुनें। शू युवेई ने हमें उसे टक्कर मारने के लिए पैसे दिए थे। इसका क्या मतलब है? यह रिकॉर्डिंग कहां से आई? मेरा बेटा युवेई, उसने भला किसी को कब काम पर रखा? नैनफो टेम्पल का सीसीटीवी फुटेज निकालो। जी सर। मैडम, आपकी ये रिकॉर्डिंग किन हालातों में रिकॉर्ड की गई थी? शू युवेई नशे में धुत होकर भाग रहा था, और वो चाहते थे कि यह साहब उसका जुर्म अपने सिर ले लें। जब इन्होंने मना कर दिया तो उसने जानबूझकर एक एक्सीडेंट को अंजाम दिया ताकि वह सारा दोष इन पर डाल सके। नहीं, ऐसा नहीं है मिस युवे तो स्वभाव से बहुत नेक है। वो भला ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? क्या यह खत्म करने की कोशिश नहीं है? हाँ, यह खत्म करने की ही साजिश है। पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। यह इंसान, यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। कैप्टन, रिकॉर्डिंग मिल गई है। क्या? समय के मिलान के हिसाब से हादसे के वक्त यह साहब वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए इन्हें शक के दायरे से बाहर रखा जाता है। तो क्या सीसीटीवी में साफ साफ देखा जा सकता है कि टक्कर असल में किसने मारी? हमें ऐसे दरिंदे को खुलेआम घूमने नहीं देना चाहिए। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति शायद नहीं, लाइट बहुत कम है, रिकॉर्डिंग साफ नहीं दिख रही, चेहरा पहचानना मुश्किल है। इंस्पेक्टर, अब और जांच करने की जरूरत नहीं है। शराब पीकर गाड़ी में चला रहा था, टक्कर मुझसे ही हुई थी। मैं आत्मसमर्पण करने और अपना जुर्म मानने के लिए तैयार हूं। पापा, उस दिन मैं पूरी रात काम की पार्टी में था। मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा शायद मैं बच जाऊंगा, इसलिए मैं वहां से भाग गया। अब आप मुझे यहां से ले जाइए। तो फिर उसके बाद हादसे वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसका क्या माजरा है? क्या वह भी आपने ही किया था? गाड़ी का एक्सीडेंट? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कैप्टन, अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो फिर यहां आइए और यह फुटेज देखिए। यह गाड़ी जानबूझकर दो साथियों की तरफ मोड़ी गई थी। यह जान लेने की कोशिश थी, लेकिन शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई। सू युवे, ऐसी और कितनी बातें हैं जो तूने मुझसे छुपाई हैं? पिताजी, यह मैंने नहीं किया। मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। मेरे हाथ तो पहले से ही बेकार हैं। मैडम, अभी वाली रिकॉर्डिंग क्या आप फिर से सुना सकती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। उससे टकराने के लिए शू युवेई ने पैसे दिए थे और हमें यह काम करने के लिए काम पर रखा था। यह बात करने वाला इंसान कौन है? जियांगजो होंगटू होटल का मालिक वू कियन कुन, जिसे प्यार से ए कुन बुलाते हैं। शू युवे, तूने मुझे कभी नहीं बताया था कि तेरा और वू कियान कुन का अभी भी संपर्क है। क्या तू जानता है कि वो कैसा आदमी है? पापा, 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 यह मैंने नहीं किया। यह रिकॉर्डिंग फर्जी है। यह मुमकिन ही नहीं है कि सिर्फ एक उनकी एक बात से यह साबित हो जाए कि मैंने उसे उकसाया था। मुझ में इतनी काबिलियत भी नहीं है। हाँ, जियन है। युवेई कितना शरीफ बच्चा है। बचपन से ही इसे इतनी अच्छी परवरिश मिली है। यह ऐसा काम कैसे कर सकता है?
मुझे तो लगता है कि शायद किसी ने औरों के साथ हाथ मिला लिया है। यहाँ बैठे सभी भाइयों, जियन है और वू क्यांकुन आप सबके दोस्त हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह रिकॉर्डिंग भरोसे के काबिल नहीं है ना? जब यह रिकॉर्डिंग हुई थी तब और लोग भी मौजूद थे। संयोग से वही सब जिन्हें प्रेसिडेंट शू आपने अपना दोस्त समझकर बुलाया है। रिकॉर्डिंग के वक्त मैं वहां मौजूद था। मैं भी वही था। अकुन ने वाकई ऐसी बात कही थी। मैं भी इसकी गवाही दे सकता हूँ। उस समय हम मीटिंग कर रहे थे, हम सब वहां थे। इंस्पेक्टर साहब, अगर सबूत अब भी काफी नहीं है तो मैं आरोपी को भी साथ ले आई हूँ। क्या? वो मैं हूं। मैंने शू यूवे से $5 लाख लिए थे और शू जिंग को रास्ते से हटाने के लिए कहा गया था। गाड़ी में चला रहा था, जब टक्कर हुई तो मैंने ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। इसे पूछताछ के लिए ले जाओ। जी सर। मुझे बचाइए पिताजी, मुझसे गलती हो गई। पापा प्लीज मुझे बचाइए। पिताजी मैं माफी मांगता हूँ। पापा। जियन है, जल्दी कोई रास्ता निकालिए। शू जिंग, क्या आप थोड़ा रहम नहीं दिखा सकते? एक समझौता पत्र लिख दीजिए और उसे एक मौका दे दीजिए। वह मुझे खत्म करना चाहता था और आप चाहते हैं कि मैं रहम दिखाऊं और उसे छोड़ दूं। पर वह तुम्हारा भाई है। बुजुर्ग, आप शूजियन है ही है ना? क्या आपको पता भी है? मुक्सुए, ये सब मैंने निजी तौर पर जांच की है, आप इसे खुद देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है? तुम खुद देख लो। ओह मिस यू, मुझे पता है कि यह सब जो आज हुआ उसमें तुम ही शू जिंग की मदद कर रही हो, पर ये आखिर क्यों? शू यूवे ही तुम्हारी शादी के लिए तय शख्स है। अंकल, आपको गलतफहमी हुई है। मैं आज यहाँ शादी के समझौते के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि शू जिंग की वजह से। मैं चाहती थी कि आप सब यहाँ गवाह बनकर आएं। आप लोगों ने उसे कभी समझा ही नहीं। शू जिंग की वजह से? अरे बुजुर्ग, क्या आप पागल हो गए हैं? बहन ने ये शादी का जोड़ा पहना है ताकि मैं शू जिंग से सगाई कर सकूं, और उसके पिता होने के नाते मैंने आपको बस गवाह बनाने के लिए बुलाया है। क्या यह सही नहीं है? यह क्या है? यह मेरा दहेज है और यह सब मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार किया है। तुम्हारे 1 साल से लेकर 23 साल तक के सारे जन्मदिन के तोहफे। 23 साल पहले आज ही के दिन तुम इस दुनिया में आए थे। यह उस समय का जन्मदिन का अखबार है जिसमें तुम्हारे जन्मदिन के दिन की सारी बड़ी खबरें दर्ज हैं। जब तुम 1 साल के थे तब तुम्हारे पिता अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे और सिर्फ तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ थी। मुझे लगा शायद तुम्हें द लिटिल प्रिंस जैसी कहानियां सुनकर बड़ा होना चाहिए था। द लिटिल प्रिंस को पूरा यकीन था कि सभी बड़े लोग शुरुआत में बच्चे ही होते हैं। जब तुम 2 साल के थे तब तुम्हें खूब दूध पीना चाहिए था ताकि तुम और लंबे हो सको। 3 साल की उम्र में तुम्हें एक खिलौने की जरूरत थी जिसके साथ तुम खेल सको। 4 साल की उम्र में तुम्हें एक चॉकलेट चाहिए थी क्योंकि वह मीठा खाने की उम्र होती है। 5 साल की उम्र में तुम्हें तीखा स्नैक खाना बहुत पसंद था। 6 साल की उम्र में तुमने गेम कंसोल को अपना बचपन का खिलौना बना लिया था। 7 साल की उम्र में तुम्हें एक फुटबॉल की जरूरत थी, आखिर वो भागने दौड़ने वाली उम्र जो थी। 8 साल की उम्र में तुम्हें एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश की जरूरत थी ताकि दांतों में सशन न हो जाए। 9 साल की उम्र में मीठी खुशबू वाला रूम फ्रेशनर ताकि तुम्हारी हर रात एक सुनहरे सपने जैसी हो।
10 साल की उम्र में तुम्हें एक गुल्लक की जरूरत थी, बचत की आदत जो डालनी थी। 11 साल की उम्र में तुम्हें एक फोल्डर चाहिए था ताकि तुम अपने सर्टिफिकेट संभाल सको। 12 साल की उम्र में तुम्हें एक बड़े स्कूल बैग की जरूरत थी क्योंकि तुम अब मिडिल स्कूल जाने वाले थे। 13 साल की उम्र में जब तुम्हारी माँ बीमार थी तब तुम्हें एक अच्छी सी डायरी चाहिए थी ताकि तुम अपने मन की बातें लिख सको। 14 साल की उम्र में तुम्हारी एक जोड़ी पुराने जूते माँ ने बार बार मरम्मत करके ठीक किए थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे पास नए स्पोर्ट्स शूज हों ताकि तुम खेल के मैदान में खुलकर भाग सको। 15 साल की उम्र में तुम्हें हल्की दाढ़ी आने लगी थी। पापा साथ नहीं थे और माँ को रेजर इस्तेमाल करना नहीं आता था। जब तुम खुद रेजर इस्तेमाल करते तो अक्सर तुम्हारे चेहरे पर कट लग जाया करता था। 16 साल की उम्र में जब तुम 16 साल के हुए तो आंटी तुम्हें छोड़कर चली गई। मुझे पता है कि वह हमेशा कहीं ना कहीं से बिना दिखे तुम्हारा ख्याल रखती होंगी। तुम्हें मेरे बचपन की बातों के बारे में इतना सब कैसे पता है? मैं तो तुम्हें खुद से भी बेहतर जानता हूं। जब तुम 17 साल की थीं, तब तुम्हारे पिता शू यूवेई को घर वापस ले आए थे। उसके बाद से तुम्हें सिर्फ उनका बचा हुआ खाना ही नसीब होता था। आपके विला में उसके अकेले 5 कमरे थे। तुम्हारे पास अपना टूथब्रश और तौलिया तक नहीं था। यहां तक कि खाने के लिए पहले आपके कर्मचारी खाते थे और उनके खाने के बाद जो बचा खुचा होता था वह मुझे मिलता था। अगर उस समय तुम्हारे पास यह ब्लैक कार्ड होता तो तुम पूरे जियांगजो के सभी यू फैमिली होटलों में अपनी मर्जी से जितना चाहे खर्च कर सकती थी। जब तुम 18 साल की हुई तब तुम्हारे पिता ने शू यूवेई को एक गाड़ी तोहफे में दी, लेकिन उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस लेने की तुम्हारी गुजारिश को अनसुना कर दिया। बकवास। जब तुम 18 की थी तभी मैंने तुम्हें एक गाड़ी दिलाई थी और तुम्हें लाइसेंस सीखने के लिए भी कहा था। आपने वह गाड़ी शू यूवेई को दी थी, मुझे नहीं। वह गाड़ी आपने उसके जन्मदिन के मौके पर उसे दी थी। मुझे लगता है लाइसेंस तो बाद में भी लिया जा सकता है, लेकिन अब तुम्हारे पास उससे कहीं ज्यादा गाड़ियां हो सकती हैं। उन्नीस साल की उम्र में तुम्हें घर जाने के लिए भी इजाजत मांगनी पड़ती थी और तुम्हारे पास अपना खुद का कोई कमरा भी नहीं था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अब पूरे जियांगजू में हर जगह तुम्हारा अपना घर होगा। प्रेसिडेंट यू, मैं तो बस एक साधारण सा डिलीवरी बॉय हूं। तुमने मुझे जो ये चीजें दी हैं, भला मैं इनका खर्च कैसे उठा सकता हूं? साधारण नहीं हो, तुम हमेशा से ही खास रहे हो। मैं बस तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, सिर्फ इतना ही। जब तुम 20 साल के थे तब तुम्हारे सहकर्मियों और बॉस ने तुम्हें परेशान करना शुरू किया था। मैंने तुम्हारी कंपनी को खरीद लिया है। अब से तुम ही बॉस हो। इतना काफी नहीं है। तुम्हारी कंपनी मेरी दीदी ने खरीद ली है। अब से शूजिंग तुम्हारी बॉस है। जब तुम 21 साल के थे तुम हर रात इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे ताकि एक दिन अपने पिता की कंपनी में काम कर सको। इस दौरान तुमने बहुत सी दिलचस्प चीजों का आविष्कार किया। उनमें से एक यह पैराग्लाइडर है। तुम्हें किसी से जलने की जरूरत नहीं है। यह पैराग्लाइडर मैंने तुम्हारे ही डिजाइन को देखकर बनाया है और इसे मैं तुम्हें तोहफे में दे रही हूँ। तुम्हारी सारी कलाकारी को आज से मैं बनवाने, बड़े पैमाने पर तैयार करवाने और बेचने में तुम्हारी मदद करूंगी। अब तुम्हारा टैलेंट फिर कभी नहीं दबेगा। जब तुम 22 साल के थे। मिस यू, ये सभी आविष्कार मेरे बेटे शू यूवेई ने किए हैं। उसने तो सिर्फ मिडिल स्कूल पास किया है। उसे इन आविष्कारों के बारे में क्या पता होगा? यह सब उसने कहीं से चुराया है। आपको जिस इंसान की तलाश है वो मेरा बेटा यो वेई है। आंटी,
शू यूवे की ये सारी उपलब्धियां दरअसल मेरी बदौलत हैं। ये कैसे मुमकिन है? पापा, आपने मेरी पढ़ाई बहुत पहले छुड़वा दी थी, लेकिन मेरा मन नहीं माना। इसलिए जब भी मैं घर आता था, मैं चुपके से शू यूवे के स्टडी रूम में चला जाता था। उसने आपकी कंपनी को जो कुछ भी दिखाया है, वे सब सिर्फ मेरे बेकार पड़े पुराने रफ कागजात थे। यो भाई, तुम बहुत काबिल हो। पेंटिंग, मूर्तियां और नए आविष्कार, तुम हर चीज में माहिर हो। तुम्हारी कद्र कोई जौहरी करेगा ही, ये तो बस कुछ ही वक्त की बात है। दीदी, क्या आप तैयार हो गई? बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तो क्या तुमने अपने 22वें साल का बर्थडे गिफ्ट गेस किया? यू परिवार की दूसरी बेटी की ये आवाज, बौद्ध कन्या का आखिरी तोहफा, कहीं वह ये तो नहीं? ऐसी बकवास करने की हिम्मत भी मत करना। अंदाजा लगाने की बात छोड़ो। आज तुमने मुझे जो दिया है, इन तोहफों को मैं स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? ये सिर्फ तोहफा नहीं है, ये मेरा दहेज है। क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली बार अपने सहकर्मी की शादी में गए थे? हाँ, याद है। तुम उस शादी के दौरान बहुत भावुक हो गए थे और तुम्हारे मन में शादी करने का ख्याल आया था, लेकिन तुम्हें लगा कि शादी की ये पुरानी रस्में बहुत बोरिंग हैं। तब तुमने सोचा था कि अगर कोई कवच पहने हुए योद्धा की तरह आकर शादी की अंगूठी दे तो वो कितना कूल लगेगा। इसलिए तुम्हारे 22वें जन्मदिन के तोहफे के रूप में मैं तुम्हारी वही ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। और आज तुम्हारे 23वें बर्थडे गिफ्ट के लिए मैं खुद को तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। मिस्टर शू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो बुद्धिस्ट मेडन हमेशा से शूजिंग के लिए ही आए थे, न कि शूजिंग के काम को चुराने के लिए, उस शू यूवे की तरह। जियन है, तुम मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं। ऊपर वाले ने एकदम सही जोड़ी बनाई है। यह बहुत दिल छू लेने वाला है। मुझे कभी ऐसी महिला क्यों नहीं मिलती। ब्रदर शूजिंग, तुमने शाओ यूएर को किस किया है? बड़े होने के बाद तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ठीक है, शाओ यूर, जब बड़ी हो जाओ तब वह लाल रंग की स्कर्ट पहनना और मेरी दुल्हन बनना। हा 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 हा। मिस यू, आज आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं यह सब स्वीकार नहीं कर सकता। हे, क्या तुम मेरी यानी कवच योद्धा की बात टालने की हिम्मत कर रहे हो? बहन, उसने भावनाओं में बहकर अचानक मेरे प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह अपने उसूलों का पक्का है? उसूल? मुझे तो लगता है कि वह अपनी भलाई ही नहीं समझ रहा। तुम्हारी यह बात मुझे तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने पर मजबूर करती है। अरे, पिछले जन्म जैसी बातों को एक सपने की तरह ही समझना चाहिए। खाने का वक्त हो गया है, मुझे अब जाकर खाना डिलीवर करना चाहिए। चलो खाना खाने चलते हैं। चलो जिंगजी, खाना खाने चलें। बस थोड़ी देर में। हाँ, बस थोड़ी देर। बॉस सबको खाना खिला रहे हैं। हम सब 100 के 100 लोग जा रहे हैं। नए बॉस वाकई बहुत दरिया दिल हैं। हम निकलते हैं। नहीं, तुमने फिर से पी ली क्या? अरे रुको मेरे लिए। ओहो, शाओ जुग है। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? अरे ब्रदर जिंग, मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर खराब हो गया है। मैं अब खाना खाने नहीं जा पाऊंगा।
हो गया। ब्रदर जिंग, आप तो जीनियस हो। तुम तो बिल्कुल विदेश वाले उस मार्क्स जैसे हो। मस्क। अरे एक ही बात है। तो ब्रदर जिंग, मैं अब निकलता हूँ। कच्चा बहुत बड़ा खरीद लिया है। सुनो, मैं उस पार्टी से तुम्हारे लिए सिगरेट ले आऊंगा। ओह, और साथ में एक बड़ा चिकन लेग भी। वहां कोई भी मेरे जितना तेज नहीं होगा। हा हा हा। जाओ अब। यह जिंगचिंग ग्रैंड होटल का वाटर बेड रूम वाला ब्लैक कार्ड है। देखा जाए तो मैंने अभी तक उसे वापस नहीं लौटाया है। अरे जिंगजी, जरा देखो तो मेरे इस मोबाइल को क्या हुआ है। यह चालू क्यों नहीं हो रहा। इसकी वजह से न तो मैं खाना खा पा रहा हूं और न ही दिखावे के लिए स्टेटस डाल पा रहा हूं। यह तो इंटरनेट से ही नहीं जुड़ रहा है। इंटरनेट नहीं चल रहा क्या? तुम्हारा यह फोन देखने में तो ठीक है, इसमें इंटरनेट न चलने जैसी कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। क्या कहीं तुम्हारा बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया? क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो मैं किसी और से रिचार्ज करवा लेता हूं, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अरे ओ बदमाश, तू तो बहुत दिखावा करने लगा है। शुक्रिया जिंगजी। अगली बार फुट मसाज पर चलेंगे। मेरा एक फुट मसाज पार्लर वाला दोस्त है, उसका मालिक मुझे आधी कीमत पर सर्विस देता है। चलता हूं। सुनो, शूजिंग कसम खाता है कि वह शाओ युअर से शादी करेगा। अरे ओल्ड जिंग, शाओ जूगे और बो हाओ कहाँ हैं? ग्रुप में मैसेज आया था, वे लोग खाना खाने गए हैं। कितनी जल्दी निकल गए। चलो हम दोनों साथ चलते हैं, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। कस्टमर ने अभी ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो मैंने वही खाना खा लिया। मुझे भूख नहीं है। अरे सुनो, नीचे एक सुंदर लड़की आई है, क्या तू उसे देखना नहीं चाहता? नहीं, किसी ने कहा था कि भविष्य में मैं एक अरबपति सीईओ बनूंगा, तो क्या मुझे खुद को यही यकीन नहीं दिलाना चाहिए? ठीक है, अगर तू अरबपति सीईओ बना तो मैं भी उस अरबपति सीईओ का भाई बनूंगा। ये तो गर्व की बात होगी। ठीक है, मैं चलता हूं। नए बॉस ने कहा है कि न आने पर पैसे कटेंगे। मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा दूंगा। जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। क्या तू पढ़ाई नहीं करेगा? ये वो हमारी तरफ ही आ रही है। कहीं वो इस हैंडसम लड़के को ढूंढने तो नहीं आ रही। पक्का वो ब्रदर जिंग को ही ढूंढ रही होगी। क्यों? ब्रदर जिंग इतने टैलेंटेड हैं। उन्हें फोन ठीक करना आता है, कंप्यूटर ठीक करना आता है और वो खुद अपना ग्लाइडर बनाकर डिलीवरी कर सकते हैं। सिर्फ ब्रदर जिंग ही ऐसी सुंदर लड़की के लायक हैं। हाँ हाँ,
हेड, हमारी इस बदबूदार वर्कर हॉस्टल बिल्डिंग में कोई कुत्ता भी नहीं आता। मुझे तो लगता है वो बस यहाँ से गुजर रही है। वो आ गई। मैडम, आप किसे ढूंढ रही हैं? क्या आप बता सकते हैं शूजिंग का कमरा कहाँ है? वो सू जिंग कमरा नंबर 133 के हॉस्टल में है। आपका शुक्रिया पेंग जी। अरे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ये बो हाउ है और ये शाओ जूग हैं। शूजिंग ने मुझे आप लोगों के बारे में बताया था। उसने कहा था कि आप लोग उसके सबसे अच्छे दोस्त हो। सच में? ब्रदर जिंग ने मेरे बारे में बताया? आप लोग भविष्य में बहुत बड़े आदमी बनोगे। मैंने कहा था ना, वह जरूर ब्रदर जिंग को ढूंढने आई है। देखा मैं कितना होशियार हूं। आजी, अब तुम क्या भूल गए हो? मिस यू, आप यहां कैसे? पिछली बार तुम भाग गए थे। मैं तुम्हें सबक सिखाने आई हूं। क्यों? क्या तुम्हारा मुझे अंदर बुलाकर बिठाने का कोई इरादा नहीं है? ओह, प्लीज अंदर आइए। पिछली बार जो आपने मुझे ब्लैक कार्ड दिया था वह मैंने अभी तक वापस नहीं किया है। मैं उसे ढूंढता हूं। मुझे प्यास लगी है। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ठीक है। मिस यू, हॉस्टल की हालत उतनी अच्छी नहीं है और आपने इतने भारी कपड़े पहने हैं। क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? जब तुमने ऐसा कहा तो लगता है वाकई थोड़ी गर्मी है। नहीं, मतलब तुमने यह क्या? तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? मैं बेचैन हूं? तुमने ये सब क्या पहन रखा है? बस यही। क्या तुम्हें नहीं लगता कि लाल रंग मुझ पर बहुत खिलता है? क्यों? क्या ये अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? देख तो रहा हूं। तुमने अपना सिर दूसरी तरफ क्यों घुमा लिया? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम मुझसे मिलने के लिए ऐसे कपड़े क्यों पहनकर आई हो? बस तुम्हें दिखाने के लिए। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद आया। तो तुम्हें मैं पसंद हूं या ये कपड़े? तुम्हारे इस सवाल का मैं भला क्या जवाब दूं? तो बताओ तुम्हें कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं या ये कप है? दोनों ही खूबसूरत लग रहे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। आपका बैग गिर गया है। मैं इसे उठा देता हूं। अरे नहीं, ये फिर से क्या है? तुम खुद अंदाजा लगाओ। अजिंग, क्या तुम अंदर हो? हाँ, यही हूं। क्या बात है? अभी एक औरत तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। क्या तुम उससे मिली? इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? वह कोई इंसानों को खाने वाला मॉन्स्टर नहीं है। अजिंग, तुम पूरी बात नहीं जानती। उस औरत के थैले में मैंने पट्टे और हथकड़ियां देखी थीं। यह बहुत खतरनाक है। मुझे शक है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है।
कोई वहां कोई है क्या? कोई नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। कोई नहीं। जिंग, क्या हुआ तुम्हें? मैं अंदर आ रहा हूं, अंदर आ रहा हूं, मैं अंदर आ रहा हूं। एक मिनट रुको, तुम अंदर मत आना, तुम जल्दी जाकर खाना खाओ, देर होने पर पैसे कट जाएंगे। मेरी हाजिरी लगाना याद रखना। अगर कोई बात हो तो मुझे फोन करना। समझ गई, समझ गई। ए जिंग आज कुछ अजीब व्यवहार कर रही है। तुमने क्यों कहा कि कोई नहीं है? क्या तुम मेरे साथ अकेले रहना चाहती हो? मुझे बस लगा कि किसी का हमें साथ देखना ठीक नहीं होगा। फिक्र मत करो, उनका यह खाना काफी लंबे समय तक चलेगा। कोई भी हमें परेशान करने नहीं आएगा। क्या आपको पता चल गया कि हमारी डिनर पार्टी है? तुम्हारी कंपनी की पार्टी की खबर मैंने ही जारी की थी। मैंने तुम्हारी कंपनी खरीद ली है, मगर असली बॉस तुम ही हो। मैं बस तुम्हारी जगह मैनेजमेंट का अधिकार संभाल रहा हूं। जब तुम पहले मुझे संभाल लोगी, तभी कंपनी संभाल पाओगी। यह क्या है? मेरा पर्चा वापस करो। पर्चा? क्या यह तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? अगर तुम वाकई में पिछले जन्म से आए हो और मुझे अच्छे से जानते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उस पर क्या लिखा है। शाओ यूर, सही कहा ना? हाँ। तुम उससे 6 साल की उम्र में अलग हुए थे और 10 साल से ज्यादा समय से नहीं मिले। बचपन की बस एक मजाक वाली बात के लिए क्या तुम हमेशा उससे शादी करने का इंतजार करते रहोगे? तुम अपने पिछले जन्म के बंधन की वजह से उस रिश्ते को इस जन्म में भी निभाना चाहती हो। तो फिर अगर मैं अपने बचपन के वादे के लिए उसके प्रति वफादार रहूं, तो इसमें गलत क्या है? वाकई हम दोनों एक जैसे ही हैं। तो फिर तुम मुझे और भी पसंद आने लगे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि दूसरों की चीजें छीनने में एक अलग ही मजा है? महोदय, आपका यह लालच, गुस्सा और मोह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अगर ये ज्यादा ना हो तो भक्ति कैसे होगी? चलो साथ मिलकर इस जुनून में डूबते हैं। पेंगजी, क्या तुम खाना खाने नहीं गई थी? भाड़ में गया तुम्हारा यह नाम। ये मैं हूं। दीदी, वक्त हो गया है। तुम अभी वापस जाओ, मुझे शूजिंग से कुछ बातें अकेले में करनी है। क्या तुम जानना चाहते हो कि पिछले जन्म में तुम कैसे 10 अरब डॉलर के बॉस बने थे? 7 साल के समय में एक डिलीवरी बॉय का 10 अरब डॉलर का बॉस बन जाना, क्या यह कुछ अजीब नहीं लगता? मेरे साथ आओ। पिछले जन्म में तुम्हारी जिंदगी का रास्ता इसी जगह बदल गया था। नानफो टेम्पल। तुमने अपने पिता पर हद से ज्यादा भरोसा किया था, इसीलिए पिछले जन्म में यहां आने पर तुम्हारा फैसला लीगल एग्रीमेंट पर साइन करना था। आपको जो चीज चाहिए थी वो मैं आपके लिए ले आया हूं। फोन पर मैंने तुम्हें सब कुछ साफ कह दिया था। मैं चाहता हूं कि तुम सू ग्रुप का वारिस बनो। पापा, आखिरकार आप मुझे अहमियत दे रहे हैं। इसके अलावा एक और बात है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे भाई शू यूवे ने एक्सीडेंट करके भागने की गलती की है। उसने किसी को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी है। मैं चाहता हूं कि तुम एक सबूत पर दस्तखत कर दो और यह मान लो कि वो गाड़ी तुम चला रहे थे। ये सब
मुझे इस बारे में सोचने दो। इस पर दस्तखत कर दो। शूजिंग, क्या तुम इसी मौके का इंतजार नहीं कर रही थी? तुम्हारे पिता ने अब कंपनी तुम्हें सौंप दी है और तुम नहीं चाहोगी कि उन्हें कोई परेशानी हो, है ना? भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज दस्तखत कर दीजिए। भाई, पिछले जन्म में तुम उनकी बातों में इमोशनली फंस गए थे और अपने भाई का जुर्म अपने सिर लेकर 3 साल के लिए जेल चले गए थे। इस वजह से तुम्हारी जिंदगी की राह पूरी तरह से एक अलग ही मोड़ पर चली गई। मैंने सू यूवेई की जगह 3 साल जेल काटी। मैं भला इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? अगर तुम्हें यह बात पता है तो उन्हें भी यह बात पता है, इसीलिए मेरे साथ आओ। भले ही तुमने दस्तखत कर दिए थे, फिर भी शू यूवेई डरा हुआ था कि कहीं तुम मुकर न जाओ या अपना बयान न बदल दो। तभी उसने एक बहुत ही खौफनाक फैसला लिया। उसने किसी को पैसे देकर उसी गाजी से तुम्हें टक्कर मरवा दी। इस तरह तुम चाहकर भी अपना बयान नहीं बदल पाए। उस हादसे में तुमने अपना एक पैर खो दिया और मजबूरन 3 साल जेल में बिताने पड़े। तीन साल जेल में रहने के बाद तुम बहुत शांत और चुपचाप हो गए हो। तुम्हारी सारी उम्मीदें तुम्हारे पिता पर टिकी हुई थीं। तुम एक नई जिंदगी की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जेल से छूटने वाले दिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजा तक नहीं। तुम नादान थे और ये सोचा कि वो शायद समय भूल गए होंगे। अजिंग, तुम्हें लेने के लिए जो आए थे वो तुम्हारे डिलीवरी वाले 3 दोस्त थे। वे ठीक वक्त पर तुम्हारी रिहाई का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि तुम बेगुनाह हो। तुम जैसा इंसान कभी किसी को गाड़ी से नहीं उड़ा सकता। वे सब मेरे सच्चे भाई जैसे हैं। सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं सोचता। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम इसके काबिल हो। 1 अरबों की कंपनी का मालिक बनना कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं किस तरह का इंसान हूं, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। अगर सिर्फ दोस्तों के भरोसे ही अरबों का मालिक बना जा सकता, तो आज इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं होता। इस पल तक भी तुम्हें नहीं पता था कि शू यूवे ही वो शख्स था जिसने तुम्हें गाड़ी मारी थी। तुम फिर भी एक झूठी उम्मीद में रहे कि 3 साल जेल और एक टांग गुमाने के बाद तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो गईं। पर अफसोस, तुम बड़ी उम्मीदों के साथ अपने 3 दोस्तों को साथ लेकर घर लौटे थे ताकि तुम कंपनी को संभाल सको और अपना एक नया सफर शुरू कर सको। लेकिन तुमने अपने पिता का चेहरा दिखाने लायक नहीं छोड़ा है और अब तुम्हें कंपनी संभालनी है। तुम जैसे एक मामूली डिलीवरी बॉय जिसने 3 साल जेल में काटे हों, उसकी क्या औकात? उसकी वजह से मैं उसकी जगह जेल गया था और मेरे पिताजी ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे एक बार जरूर मिलेंगे। मुझे मेरे पिता से मिलने दो। ब्रदर जिंग, ये क्या बकवास है कि तुम मेरी जगह जेल गए थे? साफ था कि गाड़ी तुमने चलाई थी और एक्सीडेंट तुमने किया था। पिताजी तुमसे नहीं मिलेंगे। चले जाओ यहां से। तुम ये क्या झूठ बोल रहे हो? साफ दिख रहा है कि तुमने ब्रदर जिंग को फंसाया है। हदों को पार मत करो, वरना मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा। ओह, मैं तो बहुत डर गया। शू जिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गुंडे बुलाकर मुझे मेरे ही घर में धमकाओगे। ठहरो, तुम अभी सबक सिखाता हूं।
क्या कर रहे हो? उस दिन के बाद से तुम पूरी तरह से बदल गए। तुमने खुद के दम पर खड़े होने का फैसला किया और अपना खुद का साम्राज्य खड़ा किया। अब तुम्हें किसी और से कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। जब पुरानी उम्मीदें मरती हैं तभी नया रास्ता खुलता है। एक सोया हुआ शेर अब जाग चुका था और अब उसे रोकना नामुमकिन था। बॉस, एक शराब की बोतल लाना। पहले साल में तुमने तय किया कि उस वक्त के तुम्हारे कुछ आविष्कारों को फैक्ट्री में तैयार कराकर फिर उन्हें बेचा जाए, लेकिन तुम्हारे पास पहली शुरुआती पूंजी की कमी थी। तब तुम्हारे तीनों भाइयों ने बिना सोचे समझे इन 3 सालों में डिलीवरी का काम करके जुटाया हुआ सारा पैसा तुम्हें सौंप दिया और इस तरह तुम्हारी पहली कंपनी बनी, जिंगशेंग गुड्स होलसेल कंपनी। दूसरे साल में तुम्हें थोड़ी कामयाबी मिली। भाइयों के साथ मिलकर तुम लोग अच्छे दिनों की ओर बढ़ चले। अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट क्वालिटी और मेहनती स्वभाव के दम पर जिंगशेंग कंपनी ने बाजार में अपनी एक जगह बना ली थी। तुम अपने भाइयों को साथ लेकर यहाँ जश्न मनाने आए थे। बॉस, शुरुआत करने का यह तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। 3 डिलीवरी करने वालों को साथ लेकर शून्य से शुरुआत करना अपने आप में एक बड़ी कहानी है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। अभी तो सिर्फ $10 लाख की संपत्ति थी। अरबपति बनने के लिए मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ता है। उसे कहो थोड़ा इंतजार करे, मैं बस अभी आता हूं। क्या आप किसी काम में व्यस्त हैं? जरूरी नहीं है। इस गाड़ी में बैठकर आपको अपने पिछले जन्म के किस्से सुनाना, यह एहसास काफी अनोखा है। मेरे भविष्य के बारे में आपसे सुनना मुझे और भी अनोखा लग रहा है। मैं बस खत्म करने ही वाली हूं। तीसरे साल में कंपनी की तेजी से तरक्की की वजह से आपको जियांगजो के स्थानीय लोगों की जलन झेलनी पड़ी और आपको पूरी तरह बाहर कर दिया गया। आपको बड़ा झटका लगा और आपके थोक सामान के व्यापार को मजबूरन बदलना पड़ा। आपने टेक इंडस्ट्री की राह पकड़ी और वहीं से आपकी किस्मत चमक गई। आपने अपने सभी आविष्कारों के पेटेंट रजिस्टर करवा लिए और वे पूरे देश में जोरों शोरों से बिके। मैं 3 साल जेल में था और फिर 3 साल बिजनेस बनाने में लगाए, यानी कुल 6 साल हुए। आपकी बातों के हिसाब से 7 सालों के अंदर ही मैं अरबों का मालिक बन गया। तो अब सिर्फ आखिरी साल बचा है। हाँ, बिल्कुल। आपने कहा था ना कि पिछले जन्म में तुम मेरी पत्नी थी, तो फिर इस पूरे समय में तुम कहीं नजर क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारी मुलाकात उस सबसे अहम चौथे साल में हुई थी। पिछली जिंदगी में मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पता नहीं था कहां जाऊं, इसलिए मैं यहां आ गई। रुको, तुमने कहा कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था। 7 साल का वक्त अगर तुम्हें 10 अरब का प्रेसिडेंट बना सकता है, तो यकीनन वो मुझे अर्श से फर्श पर भी ला सकता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, किस्मत कभी भी पलट सकती है। ओ लचकी, अकेली हो क्या?
अरे बाउगे, ये लकी तुम्हें भाव नहीं दे रही, इसे थोड़ा डराओ। क्या तुम ठीक हो? चलो यहां से दफा हो जाओ। तू कौन है बे? मैं लौकी पटा रहा हूं। तुझे क्या लेना देना? वैसे मुझे तू जाना पहचाना लग रहा है। तू रुक, मैं तुझे देखता हूं। हम पहली बार मिले थे क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने मेरी जान बचाई, ये सच है, लेकिन वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। हम उससे बहुत पहले मिल चुके हैं। तो क्या वो बाऊजी वही शू यूवेई था जो मुझे टक्कर मारने आया था? गाड़ी चलाओ। ये कौन सी जगह है? पिछली जिंदगी में तुमने पूरे जियांगजो इलाके को एक कर दिया था। जियांगजो के इलाके को एक कर दिया था? 7वें साल में, जब तुमने तकनीकी आविष्कारों की मदद से एक बहुत बड़ी पूंजी जमा कर ली थी, तब तुमने जियांगजो के 5 परिवारों का सफाया कर दिया था और यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग के दौरान तुमने आखिरी दुश्मन ताकत को भी खत्म कर दिया था। बाहर के लोग तुम्हें बेरहम और क्रूर, बेहद खतरनाक इंसान मानते थे। तभी से दुनिया तुम्हें लॉर्ड जिंग के नाम से पुकारने लगी। काफी समय से वो कौन है जो लगातार यू चाओचिंग को परेशान कर रहा है? मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड जिंग, यह मेरी बेवकूफी थी कि मैंने तुम्हारे आदमियों से पंगा लिया। अपनी आंखें बंद करो। लॉर्ड जिंग, मेरे आदमी के साथ ऐसा बर्ताव करना क्या ठीक होगा? वू चियनकुन, 7 साल पहले तुमने शू यूवेई से पैसे लिए थे और मुझ पर हमला किया था। तुम पर हमला किया था? शू यूवेई ने तुम्हें किसी को भेजकर मुझ पर गाड़ी चढ़ाने को कहा था। मेरा यह पैर उसी वजह से बेकार हुआ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सब जियांगजो के नंबर 1 डॉन हो, 5वें नंबर के हो या सबसे छोटे। आज के बाद अगर यू चाओचिंग का नाम सुना तो सर झुकाकर अपनी औकात में रहना। आज के बाद अगर शू जिंग का नाम सुना तो सर झुकाकर अपनी औकात में रहना। तो यह है तुम्हारी पिछली जिंदगी जब तुम लॉर्ड जिंग बने थे, उसकी पूरी कहानी। वाकई एक शानदार कहानी है। अगर सब कुछ तय किए हुए रास्ते पर ही आगे बढ़ रहा था तो तुम मेरी मदद करने के लिए वापस क्यों आए? क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा जीवन काफी शानदार और अनोखा रहा होगा, लेकिन तुमने तकदीर के खेल में दखल दिया है। हो सकता है अब मैं लॉर्ड जिंग न बन पाऊं। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें निराश न कर दूं। इसे गलत मत समझना, मेरा मतलब तुम पर इल्जाम लगाना नहीं है। मैं तो बस इस बात से डरा हुआ हूं कि शायद मैं वह शक्तिशाली इंसान न बन पाऊं जैसा तुमने सोचा था और तुम्हारी उम्मीदों पर खरा न उतर पाऊं। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। क्या? मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है और न ही मैं चाहती हूं कि तुम किसी और के जैसे बनो। मुझे तो बस इतना लगता है कि पिछली जिंदगी में तुमने बहुत दुख झेले थे। माँ का जल्दी चले जाना, बेवजह जेल की सजा काटना, सबका साथ छोड़ जाना, अपना एक पैर खो देना, कदम कदम पर ठोकरें खाना और एक मासूम और भले इंसान से बदलकर एक खतरनाक और बेरहम बदे आदमी बन जाना। तुमने बहुत तकलीफ सही और बहुत थका देने वाली जिंदगी जी। मुझे तुम्हारे लिए दुख होता है। जब भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं चाहती हूं कि तुम अपनी असली पहचान में वापस आ जाओ। मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। इतनी जल्दी शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। एक बात है जिसमें मैंने तुमसे झूठ बोला है। मुझसे झूठ बोला? मैं तुम्हारी आने वाली पत्नी नहीं हूं। क्या? मैं तुम्हारी भविष्य की पत्नी नहीं हूं।
पिछली जिंदगी में तुमने बस मुझे अपने साथ रखा, पर तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। कभी प्यार नहीं किया? क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरे दिल में शाओयुअर है? शाओयुअर तुम्हारे दिल में है, लेकिन असल में वह उतनी भी महत्वपूर्ण नहीं है जितना तुम सोचते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया कहती है कि पवित्र साध्वी पत्थर दिल होती हैं, लेकिन तुम्हारी पिछली जिंदगी की तुलना में उनकी क्या बिसात। असली बेरहम इंसान तो तुम हो। तुमने अपनी प्रार्थनाओं से जो दया भाव सीखा था, उसने तुम्हें खुद को ही कठोर बनने की इजाजत दे दी। खुद को ही कठोर बनने की इजाजत? पिछली जिंदगी में तुम्हारी शख्सियत का तेज बहुत ज्यादा था। तुम अपने आसपास के हर किसी को एक ही नजर से देखते थे। हर किसी के प्रति तुम बहुत ही सतर्क और रक्षात्मक रहते थे। तो फिर यह भला कैसे मुमकिन था कि तुम मुझ जैसी मामूली लाटकी को पसंद करते? तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो। मुझे शायद ऐसा लगता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मेरे दिल में शाओयुअर रही होगी। मूर्ख, शाओयुअर के नाम का क्या मतलब है? मछली, समुद्र की मछली या नदी की मछली? सच कहूं तो मुझे इस बात की हैरानी है कि आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी होगी जिसने तुम्हें जियांगजू के सबसे सम्मानित साध्वी के पद से एक ऐसे इंसान के रूप में गिरा दिया जिसे मेरी सुरक्षा की जरूरत है। मैं पापा, जांगजो में जो तुमने बेवकूफी भरी हरकतें की हैं, अब उन सबको खत्म करना होगा। मैं समझ गया। मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखिएगा। तुम कहां जा रहे हो? यू चाओचिंग, यू चाओचिंग, तुम्हारा सामान। यू चाओचिंग। मेरी दीदी तुम्हारे साथ काफी अच्छी रही है। अब इसे यहीं खत्म करो। ज्यादा लालची बनने की कोशिश मत करो। शाओयुअर, तुम्हारा नाम लिखना कितना मुश्किल है। बुद्धू कहीं के। ब्रदर सूजिंग, अगर मुश्किल है तो मत लिखो। शाओयुअर का मतलब नदी की मछली और समुद्र की मछली वाला फिश है। शाओयुअर, शाओयुअर। चिल्लाना बंद करो, वह जा चुकी है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मेरी दीदी आजकल अजीब व्यवहार कर रही हैं, जैसे वह कोई और ही इंसान बन गई हो। जहां तक मैं जानती हूँ, वह बिना किसी वजह के किसी के प्रति इतनी दयालु नहीं हो सकती। जब उनसे पूछो तो वह बस पुनर्जन्म जैसी बातें करती हैं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या मेरी दीदी अपना पिछला जीवन जीकर वापस आई हैं? छोड़ो, तुम जैसे शांत इंसान से जवाब मिलना मुश्किल है। चाहे तुम जो भी हो, पर तुम मेरी दीदी को निराश नहीं कर सकते। ओह, और सुनो, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। मेरे पिता मेरी तरह बात करने में आसान नहीं है। सावधान रहना, अगर उन्हें गुस्सा आया तो वह तुम्हें खत्म कर देंगे। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। वह मुझे सजा क्यों देंगे? क्यों नहीं देंगे? मेरी दीदी ने पहले ही जिंगजिंग ग्रैंड होटल तुम्हें दे दी है। उसके साथ एक टेक कंपनी, एक लॉजिस्टिक कंपनी, आलीशान गाड़ियां और बंगले, बेहिसाब चीजें तुम्हें दी हैं। तुमने खुद देखा है। क्या तुम ये सब इतनी आसानी से मना कर दोगे? मैं चाहूं तो उन चीजों को ठुकरा सकता हूं। मैं अपनी मेहनत से खुद का मुकाम हासिल कर सकता हूं। तुम्हारी दीदी ने कहा था कि मैं उनका होने वाला पति हूं। मुझे सिर्फ वही चाहिए। मेरे भविष्य के होने वाले जीजू, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी दीदी तुमसे प्यार करती हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी तुम्हें अपना पति बनाने का नहीं सोचा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब तुम होश में आओ। दीदी हमेशा से ही धर्म और पूजा पाठ में लगी रही हैं। वह शादी नहीं करना चाहती थी, और यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे पता है, पर शायद वह मेरा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा इंतजार? किस हैसियत से? दीदी अब मान गई हैं। वह उससे शादी करने को तैयार हैं, जिसे पापा ने उनके लिए चुना है, लेकिन एक शर्त पर कि उन्होंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया उसमें हमारा परिवार कोई दखल नहीं देगा। सब तुम्हारी गलती है। तुम क्यों नहीं गए उनके साथ उस होटल के कमरे में? अगर तुम दोनों का कोई बच्चा हो जाता
तो शायद तुम्हारी किस्मत बच्चे की वजह से बदल जाती और मेरे पापा तुम्हें अपने घर का घर जमाई बनाकर रख लेते। ठीक है, अब बस बहुत हुआ। अब मुझे और कुछ नहीं कहना। अपना ख्याल रखना। यू चाओचिंग, हाँ बोलो। मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती? अरे नहीं। चाओचिंग, दूल्हा आ चुका है। अब तैयार होने और कपड़े बदलने का वक्त है। मैं अभी ब्रह्मचर्य के काल में हूं। मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी? जब से तुम घर लौटी हो पहले साल तुमने कहा कि तुम्हें 1 साल तक नियमों का पालन करना है, इसलिए तुम शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने उसे मान लिया था। दूसरे साल तुमने कहा कि तुम्हारी साधना 1 साल अभी और चलेगी और तुमने शहर के सभी रईस लड़कों के रिश्तों को ठुकरा दिया। मैंने वो भी बर्दाश्त किया। और अब इस साल 7वें साल शादी के दिन ही तुम मुझसे क्या कह रही हो कि तुम्हारे कुछ अपने ही नियम है। नियम तो आखिर नियम ही होते हैं। अगर मेरा व्रत टूटा तो उसी दिन मैं सफेद कपड़े पहनकर खुद को सजा दूंगी, घर के दरवाजे पर लटक जाऊंगी। ठीक है, तुम शादी नहीं करना चाहती तो मत करो। देखा जाए तो इस बार जो शादी का रिश्ता लेकर आया है वो बहुत बड़ा आदमी है। छोड़ो, तो तुम्हारी बहन ही तुम्हारी जगह शादी कर लेगी। रुको, छोटी बहन को तो बचपन से ही पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं रही और आप उससे मेरी जगह शादी करने को कह रहे हैं? तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे याद है 7 साल पहले जांगजू में एक शू फैमिली था जहां बड़े भाई को छोटे भाई के बदले सजा मिली थी। तो हमारे यू फैमिली में अगर छोटी बहन अपनी बहन की जगह शादी कर ले तो इसमें बड़ी बात क्या है? आप ऐसा कर रहे हैं, ये उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं शादी नहीं करना चाहती। बहन, मुझे छोड़ दो। मुक्षुए को वापस भेज दो। अब से कोई नियम लागू नहीं होगा। हद हो गई तो मैं खुद को नुकसान पहुंचाकर अपनी सच्चाई साबित करूंगी। पिछली जिंदगी के हिसाब से यू फैमिली की हालत खराब होती जा रही थी। मेरे पिता ने डूबते हुए व्यापार को बचाने के लिए मुझ पर शादी का दबाव डाला, वह भी शाही घराने के एक बेहद बदतमीज और घटिया आदमी के साथ। तब मैंने इसे स्वीकार नहीं किया था और इस जिंदगी में भी मैं इसके लिए राजी नहीं हूं। लेकिन इस बार यू फैमिली तरक्की कर रहा है और सब ठीक चल रहा है। पर आखिर ऐसा क्यों है? चाओचिंग, अभी अपने कपड़े मत बदलो। चलो और जाकर पहले दूल्हे को देख लो। दूल्हा? कहीं वह तो नहीं? पापा, अब यह मेरा मसला नहीं है। मैं जा रही हूँ। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या है? अगर तुम्हारी बड़ी बहन शादी के लिए नहीं मानी तो तुम्हें ही उनकी जगह लेनी होगी। पापा, मैं शादी नहीं कर सकती। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे ताउम्र कुंवारा रहने की इजाजत देंगे। अब ये सब तुम्हारी बड़ी बहन पर निर्भर है। हमारे यू फैमिली परिवार में सिर्फ 2 बेटियां ही तो हैं। अगर तुम दोनों ही शादी नहीं करोगी तो खानदान का चिराग कैसे जलेगा? आप बस एक मजबूत और अमीर खानदान में रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। दीदी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। चाओचिंग बेटी, मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम दूल्हे को देखोगी तो खुद खुशी खुशी राजी हो जाओगी। क्या वाकई वही होगा? पिताजी, क्या यही दूल्हा है? नहीं, मैं कभी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी। ये क्या? बेटी, ये 8 लोग पापा ने आपके लिए बहुत सोच समझ कर चुने हुए दूल्हे हैं और इन सबकी आपसे शादी करने की इच्छा है। पापा, आप क्या पागलपन कर रहे हैं? दीदी जैसी खूबियों वाली लड़की के लिए कम से कम 18 विकल्प तो होने चाहिए थे।
सिर्फ ये 8, आप उन्हें इतना कम क्यों समझ रहे हैं? 8 काफी हैं। इससे ज्यादा हुए तो तुम्हारी दीदी चुन ही नहीं पाएगी। पापा, आप हमेशा अपना काम बहुत ही सावधानी और समझदारी से करते हैं, तो आज ये क्या तमाशा कर रहे हैं? चाओचिंग, क्या तुम वाकई इनमें से कोई दूल्हा चुनना चाहती हो? अब भी पीछे हटने का मौका है। मैं चुनूंगी। अरे चाओचिंग, मैंने अभी नियम नहीं बताया और तुम उतावली हो रही हो। ठीक है, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। पापा, आप बताइए। सबसे पहली बात, तुम उनसे बात नहीं कर सकती, उन्हें हाथ नहीं लगा सकती और तुम्हें कम से कम 2 मीटर की दूरी से देखना होगा। ये तो बहुत आसान है। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके हैं। अगर तीसरा मौका भी खत्म हो गया और फिर भी तुमने अपने मनपसंद जीवन साथी को नहीं चुना, तो फिर तुम्हें और कोई मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए सही लड़का चुनेंगे। 3 मौके? 3 मौके काफी होते हैं। यहाँ कुल सिर्फ 8 लोग हैं, यानी तुम्हारी कामयाबी की संभावना लगभग आधी है। मुझे यकीन है कि तुम उसे चुन लोगी जिसे तुम चुनना चाहती हो। 3 मौके तो बहुत ज्यादा हैं। मेरे लिए एक ही मौका काफी है। जिंकिंग होटल, वाटर बेडरूम वाला ब्लैक कार्ड। 7 साल पुरानी वो बात तुम्हें आज भी याद है? लेकिन मैं तुम्हें नहीं चुनूंगी, क्योंकि तुम सिर्फ एक मुखौटा हो। उसका हाथ इतना काला नहीं था। मिस यू वाकई कमाल है। शाओजुग है। अब 7 साल बीत चुके हैं और उसके हाथ मेरे हाथों से भी ज्यादा काले हो चुके हैं। हा हा हा। लगता है तुम्हारा अंदाजा सही निकला, लेकिन चाओचिंग, तुम्हें इतनी उलझन भरी बातों और जांच परख की जरूरत नहीं है। मुखौटा उतारते ही एक मौका तो तुमने गंवा दिया। तुम्हारे पास अब भी 2 मौके बचे हैं, तो सीधे उसे चुन लो जिसे तुम वाकई चुनना चाहती हो। चुनना है तो ठीक है। मैं तुम्हें चुनती हूं। वर्ड चुनने का यह सुझाव, यह आपका विचार है या मेरे पिता का? काफी मजाक किया है, मुझे यह पसंद आया। तुम जल्दी से अपने पीछे से चीज बाहर निकालो और फिर तुम अपना मास्क उतार सकते हो। बोहाओ, तुम हो? मिस यू, वह लंगड़ा तो नहीं है? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने मुझे क्यों चुना। ओह, मुझे याद रखने में गलती हो गई। इस जन्म में वह लंगड़ा नहीं है। वह लंगड़ा नहीं था, तो क्या तुम्हें उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए था? मेरी दीदी को मुश्किल में डालने की हिम्मत कैसे हुई? अगर उन्होंने सही नहीं चुना, तो मेरा क्या होगा अगर मुझे शादी करनी पड़ी? सेकंड यंग मिस्ट्रेस, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ। अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं तुम्हारी उस दूसरी टांग को भी तोड़ दूंगी। चाओचिंग, अब तुम्हारे पास बस ये आखिरी एक मौका है। अगर तुमने फिर से गलत चुनाव किया, तो फिर अपने पिता को कठोर होने के लिए दोष मत देना। वैसे मुझे लगता है कि तुम उतनी वफादार भी नहीं हो। अभी सिर्फ 7 साल ही हुए हैं और तुम उसे लगभग भूल चुके हो। अब बताओ, वो इंसान जो वाकई इस मास्क के पीछे है, जो असल में वो है, वो कितना निराश होगा। मैं उसे पहचान सकती हूँ। जाओ चुनो। कद और बाल सब एक जैसे हैं और उन्होंने बख्तरबंद योद्धा का मास्क भी पहना है। पक्का यह वही है। पिताजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 8 लोगों में से उनमें वह है ही नहीं? मुझे उस बारे में नहीं पता। हो सकता है कि जिसका सामना आप कर रहे हैं वही वो व्यक्ति हो। अगर अब आप इस चीज के लिए भी मुझसे मदद मांगेंगे चाओचिंग, तो फिर आपका आत्मविश्वास कहाँ गया? मैं तुमसे पूछती हूँ, शाओयुअर का यू शब्द कैसे लिखते हैं? तो तुम ही हो। मिस यू, मुझे क्या पता कि यह शब्द कैसे लिखा जाता है। मैंने तो अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की और डिलीवरी बॉय बन गया था। है तुम मुझे पता था कि तुम लोग मेरे साथ खेल रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन की आज शादी नहीं हो पाएगी। उसे कोई पसंद नहीं आ रहा। लगता है अब तुम्हें ही उसकी जगह काम संभालना होगा। आओ, मैं तुम सबका परिचय करवाता हूँ। ये महाशय वो हैं जिन्होंने, जब हमारा यू फैमिली दिवालिया होने की कगार पर था, तब इन्होंने हमें बहुत सारा फंड दिया था, जिससे हमारी यू फैमिली को मुसीबत से बाहर निकलने में मदद मिली। ये है मिस्टर पेंग। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और ये चिंगजिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के मिस्टर शाओजुग हैं। इन्होंने बिना किसी शुल्क के अपने पेटेंट दिए, जिससे हमें तकनीकी विकास का फायदा मिला और यू फैमिली फिर से ऊंचाइयों पर पहुंच सका। अरे मिस्टर यू, अब कृपया मुझे मिस्टर डा वोलोंग कहिए। अगला
जब मेरी बारी आई तो आपने कुछ कहा ही नहीं। मैं तो इंतजार कर रहा था कि बॉस यू मेरी तारीफ करेंगे। मैं अब असली वाले बो हाउ हूँ। हा 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 हा। गाड़ी चलाओ। पर कहाँ जाना है? सवाल मत पूछो, बस गाड़ी चलाओ। देखिए मिस, आपके अंदर का लालच, गुस्सा और मोह अभी भी बहुत ज्यादा है। 2 जन्मों की तपस्या मिट्टी में मिल गई, ये अच्छी बात नहीं है ना? तुम कौन हो? मेरा नाम शू जिंग है। मेरी उम्र 30 साल है और एक दिन बाद मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा। तुम्हारा पुकार का नाम श्याओ युएर है। क्या मैंने सही कहा? सीधे शब्दों में कहूं तो मैं तुम्हारा भविष्य का पति हूं। 7 साल पहले एक हादसे की वजह से मैं तुमसे अलग हो गया था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम फिर से अरबपति सीईओ बन जाओगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम भविष्य में कितनी ऊंचाइयों पर होगी, लेकिन देर सवेर हम साथ ही होंगे। इसीलिए कृपया जितनी जल्दी हो सके मेरे साथ शादी करके घर बसा लो। ये मेरे होटल का वाटर बेड वाला कमरा है। अभी के लिए ये मेरा पसंदीदा स्टाइल नहीं है। हो सकता है तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मुझे ये पसंद आने लगे। मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी ट्राई नहीं करना। ऐसे कैसे चलेगा? आज तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत समझा है। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ घटिया खेल खेला है और तुम्हें मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ी है। और हाँ, मैं गाड़ी लेकर बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें कैसे पता था कि मैं गुस्से में यहाँ से चली आऊंगी? भगवान ने कहा है कि हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। अगर 15 मिनट बाद तक तुम यहां नहीं आती तो मैं ये समझ लेता कि इस जन्म का रिश्ता यहीं खत्म हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? गाड़ी रोको। पहले मुझे ये जप माला उतारने दो।